वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा रिवीजन का पार्ट 4। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे, गैसेस यूज्ड इन एनेस्थीसिया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। ठीक, उसके बाद में मसल रिलैक्सेंट और उसके बाद में पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ये 4 चैप्टर हमको इसमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं, गैसेस यूज्ड इन एनेस्थीसिया। कौन कौन सी गैसेस एनेस्थीसिया में यूज़ की जाती है। तो मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो एयर एंड टू, ये हमारी क्या होती है, कैरियर गैस। इसके अलावा यूज़ करते हैं हम मेनली ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा आते हैं हमारे इनहेलेशनल एजेंट्स। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन किसने सिंथेसाइज की थी, प्रिस्टली ने सिंथेसाइज की थी। N2 भी किन्होंने सिंथेसाइज की थी, ये भी प्रिस्टली ने सिंथेसाइज की थी। ठीक है तो दोनों सेम साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज की थी फर्स्टली। तो प्रिपरेशन कैसे की जाती है मेडिकल ऑक्सीजन की। मेडिकल ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर में क्या क्या होता है हमको पता है, एयर में नाइट्रोजन होती है ऑलमोस्ट 17%। उसके साथ में एयर में ऑक्सीजन होती है 21%। बाकी की जो माइनर अमाउंट में बाकी गैसेस पाई जाती हैं जैसे कि CO2 बाकी की, तो वो सब एयर में होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि एयर को कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीजन के अंदर, जो बाकी की गैसेस है उनको ट्रैप कर लिया जाएगा। ठीक है, जियोलाइट्स के थ्रू। तो लास्ट में बचता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से 100% ऑक्सीजन प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जियोलाइट्स। उसके बाद में नेक्स्ट इनको स्टोर कहाँ किया जाता है। अगर छोटे लेवल पे स्टोरेज करना है ऑक्सीजन का, तो कहाँ कर सकते हैं, आप सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बैंक बनाना है, ऑक्सीजन बैंक, ठीक है, यानी कि पूरे ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल को प्रोवाइड करानी है, तो उसके लिए फिर जैसे कि ये लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, ऐसे टैंक हॉस्पिटल में बनाए जाते हैं। इनको बोल देते हैं VIE, वैक्यूम इंसुलेटेड इवापोरेटर। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर रहती है। हम सबको पता है कि 1 लीटर लिक्विड ऑक्सीजन कन्वर्ट होती है 840 लीटर्स ऑफ गैसियस ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आपने इसमें 1000 लीटर्स आपने ऑक्सीजन लिक्विड लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर कर रखी है, यानी कि आपके पास में कितनी गैसेस ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो जाएगी, 8400। ठीक है, 84,000। तो इस तरीके से ये लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना क्या होता है, एक तरीके से स्टोरेज को बहुत इफेक्टिव बना देता है। पर इसमें दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि स्टोर करने के लिए लिक्विड को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, -119 डिग्री सेल्सियस से भी कम। ठीक है, इतना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ऑक्सीजन का। जब इससे नीचे जाएगा तभी क्या होता है, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसका टेम्परेचर मेंटेन कितना किया जाता है, -119 से भी कम। ठीक है, तो ये अलग से इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसके अंदर अलग से मशीनरी प्रोडक्ट है ये सारा, जो मेंटेन रखता है इसको पूरा। इसके बाद में स्टोरेज हमने देख ली, सिलेंडर्स में होती है। और इसके अलावा कहाँ पे स्टोर होते हैं ये, मैनीफोल्ड। ठीक है, सिलेंडर मैनीफोल्ड बैंक होता है। जैसे सबसे पहले लिक्विड बैंक, ये VIE हो गया। यहाँ से क्या होता है, जितनी जितनी आपको गैस चाहिए होती है उतनी उतनी क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कन्वर्ट करते रहते हैं गैसेस ऑक्सीजन के अंदर, गैसेस फॉर्म के अंदर। फिर क्या किया जाता है, उनको H टाइप सिलेंडर्स के अंदर फिल किया जाता है। H टाइप सिलेंडर्स को फिल किया, फिर उनको मैनीफोल्ड लेके जाया जाता है। मैनीफोल्ड में ऐसे बनाए जाते हैं चैनल, ऐसे ऐसे H टाइप सिलेंडर यहाँ पे रखे रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के। तो एक टाइम पे एक सप्लाई चालू रहती है, दूसरी वाली जो सप्लाई है सिलेंडर्स की वो बैकअप के लिए रखी जाती है। ठीक है, मैनीफोल्ड में ऐसा क्या करते हैं नॉर्मल सप्लाई के लिए। तो यहाँ से एच टाइप सिलेंडर की सप्लाई जाती है, फिर पाइपलाइन से होते हुए पूरे हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर। ठीक है, ICU वार्ड OT सबके अंदर। तो इस तरीके से कैसे मेंटेन की जाती है हमने देख लिया, समझ गया। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऑक्सीजन कलरलेस होती है, ओडोरलेस होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1105 होती है, एयर की 1000, यानी कि एयर से हैवी होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर -119 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसलिए इससे कम रखना पड़ता है टेम्परेचर लिक्विड ऑक्सीजन रखने के लिए। फायर को ये सपोर्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रस हमने देखा था, वो भी सपोर्ट करती है। जेनोन सपोर्ट नहीं करती है, याद रखना है हमको। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस हमने पढ़ लिए थे पहले। ठीक है, मेरिकार्टल मास्क, हडसन मास्क, नेजल कैनुला, PRBM, NRBM, मेंचुरी मास्क। ठीक है, ये ब्लेंडिंग डिवाइसेस वो हमने पहले पढ़ लिए 3rd चैप्टर के अंदर। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ठीक है, ये डिजीज रिलेटेड सब कुछ आ चुका है।
तो कि ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो गया बॉडी में तो क्या होगा, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। कमी होती है बॉडी में, ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स बनाए गए हैं, जैसे कि टिश्यूज़ के पास कमी हुई तो हाइपोक्सिया बोल देते हैं, ब्लड में कमी हुई तो हाइपोक्सीमिया बोल देते हैं। तो कई बार एग्जाम में ये टर्म्स भी पूछ लेता है कि हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या होता है, हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या काम का है हमारा ये बता रहा है इस पैराग्राफ में कि हमारे पास में ऑक्सीजन का कोई रिजर्वोयर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पता है हमको नाइट्रोजन फील्ड होती है हमारे लंग्स के अंदर। बस एक जो एफ आर सी हमारे पास बचती है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसमें क्या क्या आ जाता है, ई आर वी प्लस आर वी, इतना ही ऑक्सीजन हम स्टोर करके रख सकते हैं हम। और वो कितना होता है, ऑलमोस्ट दोनों को ऐड करने पे ऑलमोस्ट 2500 ml के आसपास आता है, ठीक है। तो इससे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आप काम चला सकते हो, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब रेगुलरली आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उसके बाद भी, तो कुछ टाइम बाद में क्या होता है, हाइपोक्सिया की कंडीशंस बनने लग जाती है हमारी बॉडी के अंदर। हाइपोक्सिया कितने तरह का होते हैं, 4 तरह का होता है। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है वो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। हाइपोक्सिक मतलब सच में ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, इसलिए हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया बोला है। एनीमिक में क्या होता है, एनीमिक में हमारा हीमोग्लोबिन काउंट या फिर आरबीसी काउंट कम हो जाता है। जब ये कम होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर कैसे हो पाएगा ब्लड से, तो इसलिए इसमें हाइपोक्सिया कंडीशन बन जाती है, इसको बोल देते हैं एनीमिक हाइपोक्सिया। आरबीसी लेवल्स, हीमोग्लोबिन लेवल्स देख के आप पता लगा सकते हो कि उसका एनीमिक हाइपोक्सिया है कि नहीं। एक होता है हमारा स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया करके बोल देते हैं, जब इसमें कोई डिफेक्ट आता है तो स्टेगनेंट हाइपोक्सिया होता है। एक होता है हमारा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, यानी कि ब्लड में, सॉरी यहाँ पे एल्वलाई है, एल्वलाई में ऑक्सीजन थी, ब्लड के अंदर इन्होंने सेंड भी कर दी, ठीक है। टिश्यूज के पास भी ब्लड ऑक्सीजन लेके आ गया है, पर क्या होता है, टॉक्सिटी की वजह से टिश्यू उसको एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है हमारा हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो इन सब में आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि जो, अगर आप उसको ऑक्सीजन सप्लाई दोगे किसी पेशेंट को, ऑक्सीजन की कमी तो है हम सबने मान लिया, पर कहाँ पे, टिश्यू के पास कमी है। अब 4 कारण हो सकते हैं कि या तो एल्वलाई में ऑक्सीजन नहीं है तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इसको ले जाने वाला कोई नहीं है तो एनीमिक हाइपोक्सिया हो जाएगा। तीसरा, अगर कोई हार्ट से रिलेटेड, पंपिंग से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो थर्ड हमारा स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हो जाता है। फोर्थ, अगर इसमें क्या हो रहा है, फोर्थ में ब्लड ऑक्सीजन लेके जा पा रहा है पर यहाँ पे टिश्यू एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा है, तो होता है हमारा इसमें हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से टिश्यू के अंदर क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चारों तरह के हाइपोक्सिया में कौन से हाइपोक्सिया में ऐसा होगा कि अगर आप पेशेंट को ऑक्सीजन की सप्लाई दे दें तो वो बेटर इफेक्ट करेगी उसके ऊपर, वो ट्रीट कर देगी उस कंडीशन को। तो वो होता है हमारा हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के अंदर, क्योंकि इसमें मेनली क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। जब यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा तो सारी मैकेनिज्म फिर से चलने लगेंगे, ठीक से हाइपोक्सिया कंडीशन ठीक हो जाएगी। एक होता है हमारा एनीमिक हाइपोक्सिया और स्टेगनेंट हाइपोक्सिया। इन दोनों में क्या होता है कि अगर आप इनको ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं तो इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा, पूरा ठीक है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि इसको ट्रांसपोर्टेशन कराने वाला कोई है नहीं, ले जाने वाला। ऑक्सीजन आप दोगे तो सही, पर वो जाएगी कैसे। पर थोड़ा बहुत उससे चेंजेस आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट हमारा ऑक्सीजन का प्लाज्मा में बाउंड होके भी चला जाता है, तो वो कुछ थोड़ा बड़ा पार्ट भी क्या करेगा, आगे जाके हेल्प करता है हाइपोक्सिया को ट्रीट करने में। बाकी हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया की कंडीशन ऐसी होती है कि इसके अंदर आप चाहे ऑक्सीजन दो चाहे ना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे थी पर टिश्यूज एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो अलग बात हो जाती है इसके अंदर दूसरी फिर। तो मेनली हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने हाइपोक्सिया के 4 टाइप्स पढ़ लिए हैं। उसके बाद में कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया हमने पढ़ लिए, सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ हाइपोक्सिया, क्या सिस्टमिक इफेक्ट्स आते हैं, जब हमारा सेचुरेशन 80% से ज़्यादा हो, तो एक सेकंड, हाँ तो ये क्या बता रहा है, व्हेन एट ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 80% हाइपोक्सिया स्टिमुलेट्स सिम्पैथेटिक सिस्टम। हाँ ये बता रहे हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल्स कम होने लगते हैं तो क्या होता है, शुरू शुरू में तो ये कंपनसेट करने के लिए हमारी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ा देता है, ठीक है। कैसे पता लगता है, जब हमारी बॉडी में हमने पढ़ा था कल सेंट्रल रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो पीएच के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, पीसीओ2 के लिए, तो वो पता लगा लेते हैं, ऐसे कर करके क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट वो बढ़ा देते हैं, इफेक्टिव रेस्पिरेशन हमारा बढ़ा देते हैं, तो उससे कंपनसेट हो जाता है। पर क्या होता है इसके साथ साथ और क्या क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी शुरू हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा बीपी बढ़ेगा, टेकिकार्डिया होगा, तो ये सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, पर एक लेवल तक ही सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा,
जब तक 80% से ऊपर ऊपर रहेगा तब तक तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है, पर अगर उससे कम होने लग जाएगा एट SpO2 60 to 80%, हाइपोक्सिया causes vasodilation which causes reflex tachycardia and cardiac output is maintained, यानी 60 से 80% तक ये मेंटेन कर पा रहा है। पर अगर 60 से कम हो जाएगा तो फिर ब्रेडियरिथमिया आएगा और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो हमारी बॉडी काफ़ी हद तक खुद से मेंटेन करने की कोशिश करती है। इसमें क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, ये छोड़ो यहाँ पे। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया ऑक्सीजन थेरेपी, सिर्फ किसके अंदर अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, हाइपोक्सिया का, हाइपोक्सिया के अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी के जो दो टाइप्स बच गए, एनेमिक और स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, इसमें क्या होता है, डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन बट देयर अकर्स इन राइज इन डिसॉल्व फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उसके बाद में हम सबने देख लिया ऑक्सीजन कमी होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो जाएगा हमारी बॉडी में तो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एक्सेसिव टॉक्सीजन टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए अच्छी है तो पूरे टाइम हम ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन लेते रहें। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी होती है, 100% ऑक्सीजन आप यूज़ कर सकते हो अडल्ट के अंदर फॉर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 to 12 आवर्स। ठीक है, इसके बाद आप FiO2 कम करें, एयर साथ में दे सकते हैं तो वो इफेक्टिवली ठीक रहेगा। पर 100% ऑक्सीजन मैक्सिमम आप 8 to 12 आवर्स तक यूज़ कर सकते हो अडल्ट के लिए। बच्चों के लिए क्या होता है कि इनके अंदर ज़्यादा टॉक्सिटी के चांसेस होते हैं तो इसलिए उनको 2 से 3 घंटे तक देना है मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, देखो यहाँ पे ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी जो होती है ना वो डिपेंड किस पे करती है, आर्टीरियल कंसंट्रेशन पे या फिर एल्वेलर कंसंट्रेशन पे। तो पल्मोनरी है तो ऑब्वियसली वो एल्वेलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट एक और टर्म होता है यहाँ पे रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। इसके अंदर क्या होता है, अगर ज़्यादा हमारी ऑक्सीजन होने लग जाती है बॉडी के अंदर तो वो आईज के अंदर जाके इफेक्ट करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। तो वो कंडीशन किसकी वजह से होती है, वो ऑप्शन में आएगा एल्वेलर ऑक्सीजन या फिर आर्टीरियल ऑक्सीजन। तो ये डिपेंड करती है आर्टीरियल ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट सेरेब्रल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो टॉक्सिटी की वजह से क्या होता है, कन्वल्जन्स आ सकते हैं। बाद में आता है हमारा हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। हाइपरबेरिक का मतलब क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होता है, 760 mmHg होता है, या फिर हम कह सकते हैं 180 m। ठीक है, जब इससे ज़्यादा की कोई प्रेशर के साथ आप गैस यूज़ करते हो तो उसको बोल देते हैं हाइपरबेरिक। ठीक है, तो ऑक्सीजन को आप मोर देन 760 mmHg आप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है, पहली बात तो ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा। ठीक है, थ्योरेटिकली देर आर मैनी इंडिकेशन फॉर हाइपरबेरिक ऑक्सीजन, पर मेनली किसके लिए होता है ये, डिकम्प्रेशन सिकनेस एंड सीवियर केसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, सीवियर केसेस के लिए ही यूज़ की जाती है। एक्यूट से मॉडरेट तक अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है तो आप हाइपरबेरिक से नहीं नॉर्मोबेरिक ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। अगर सीवियर है तो ही क्या करना है हमको, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन यूज़ करना है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की कंडीशन में यूज़ करना है। दूसरा साइनाइड पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं, डिकम्प्रेशन सिकनेस या फिर एयर एम्बोलिज्म के केस में। ठीक है, वहाँ पे बबल को क्या करता है ये, डिकम्प्रेस कर देता है। क्रश इंजरीज हो गई, इस्केमिक अल्सर हो गई, रेडिएशन नेक्रोसिस हो गया, क्लोस्ट्रेडल हो गया, म्यूकरमाइकोसिस हो गया, रिफ्रैक्टरी ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, ऑक्सीजन सपोर्ट ड्यूरिंग लंग लैवेज हो गया, बर्न की कंडीशन हो गया, सेलुलर एडेमा हो गया। तो इन सब में आप हाइपरबेरिक ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हो, 100% ऑक्सीजन ऑन एयर और एयर। ठीक है, अब टॉक्सिटी डिपेंड किस पे, इसकी वजह से भी क्या होती है, पहली बार हम देखेंगे नॉर्मोबेरिक ऑक्सीजन की वजह से टॉक्सिटी हो रही है तो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन की वजह से भी क्या होती है, टॉक्सिटी होती है। तो वो टॉक्सिटी के 3 फैक्टर होते हैं। पहला तो आप प्रेशर कितना यूज़ कर रहे हो, कितने टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितने दे रहे हो। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, स्टार पॉइंट है हमारा। पल्मोनरी ARDS के अंदर क्या होता है, और सॉरी जो इफेक्ट्स बताए हैं इसने, पल्मोनरी में क्या होता है, ARDS की सिचुएशन आ जाती है। CNS में क्या होता है, सीजर्स आने लगते हैं। सीजर्स में कैसे हो, प्रिसीडेड बाई फेशियल नमनेस, ट्विचिंग, अनप्लेजेंट olfactory और गस्टरी सेंसेशंस। कन्वल्जन्स अकरिंग आफ्टर हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी इज कॉल्ड पोल बर्ट इफेक्ट, पोल बर्ट इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, कितने से ज़्यादा पे देखा जाता है, मोर देन 380 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पोल बर्ट इफेक्ट देखा जाता है। आई के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मायोपिया, न्यूक्लियर कैटरेक्ट एंड रेट्रोडेंटल फाइब्रोप्लेजिया, बच्चों में होता है नियोनेट्स के अंदर मोस्ट कॉमनली। एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन बैरो ट्रॉमा हो सकता है। पल्मोनरी इफेक्ट्स कैन बी सीन एट 2 ATM और सीनस के सिम्टम्स 2 ATM से ज़्यादा पे दिखते हैं। अब सेफ लेवल्स हम देख लेते हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन के। अगर आप प्योर 100% ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.8 आपको यूज़ करना है, वो भी कितना, कितने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो आप एग्जैक्ट सेफ लेवल से। तो उसमें क्या बताया कि 100% ऑक्सीजन हाइपरबेरिक आप कितने यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम 2.8 ATM तक। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है दूसरा,
अगर आप एयर के साथ यानी यूज़ कर रहे हो, यानी कि 21% ओनली ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो आप हाइपरबेरिक, तो आप 6 एटीएम तक जा सकते हो। टाइम कितना बताया इन्होंने, वन थेरेपी शेड्यूल एट ए टाइम शुड बी लेस देन 2 आवर्स। 2 आवर्स से कम की होनी चाहिए थेरेपी। तो ये याद रखना है। 2.8 एटीएम अगर 100% ऑक्सीजन है तो, 6 एटीएम अगर 21% ऑक्सीजन है तो एयर के साथ में, और टाइम कितना रखना है, 2 घंटे से कम। उसके बाद में डिकम्प्रेशन सिकनेस है अगर, तो 100% ऑक्सीजन एट 2.8 एटीएम फॉलोड बाई 1.9 इंटरस्पर्स्ड, यानी कम कर दी जाएगी यहाँ की फॉर पीरियड बाय ऑफ 5 to 15 मिनट्स फॉर एयर ब्रीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है गैस एम्बोलिज्म अगर है तो आप एयर यूज़ करें जिसमें 21% ऑक्सीजन होती है। उसके बाद फॉलोड बाई 100% ऑक्सीजन एट 2.8 एटीएम एंड 1.9 एटीएम। तो मोस्टली क्या रखना है इसका ना, 2.8 एटीएम फॉर 100% ऑक्सीजन, 6 एटीएम फॉर एयर। इसके बाद में नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड हमने पढ़ ली, एंटोनॉक्स हमने पढ़ लिया, N2O प्लस ऑक्सीजन लेबर एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं, जेनॉन हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन चीज़ हमको याद रखनी है कि ये मेजर क्या होता है, वेजोडाइलेटरी कंपाउंड है। वेजोडाइलेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आप किस कंडीशन में करेंगे, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर बनती भी है ये, किस टाइम पे बनती है, जब पल्मोनरी एंड सिस्टमिक एंडोथेलियम ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ आर्जिनिन टू सिटिलीन बाय नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ठीक है, ये क्यों बन रही है मेरी बॉडी में, वेजोडाइलेशन करवाने के लिए। क्या काम करता है इसका, मेनली ये पल्मोनरी वेजोडाइलेटरी प्रॉपर्टी है इसके पास में, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड का सिर्फ एक ही काम है, वेजोडाइलेशन करवाना। स्पेशली कौन से वेजोडाइलेट करवाता है, पल्मोनरी वेसल्स को, तो इसलिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एयर। जो नॉर्मल एयर होती है और एक होती है एक मेडिकल एयर। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक है। एयर दो तरीके की होती है, एक मेडिकल एयर और एक होती है सर्जिकल एयर। इन दोनों में क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस ये ऑलमोस्ट 4 बार होता है, ये ऑलमोस्ट 7 बार की होती है। ठीक है, ये बार की हमारे थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं, फिल्ट्रेशन के बाद में मेडिकल एयर बनाई जाती है। ठीक है, यूजुअली किस प्रेशर पे सप्लाई होती है, 60 psi। ऑलमोस्ट सारी प्रेशर सप्लाई जो पाइपलाइन वाली है वो 60 psi पे होती है। सिलेंडर की बात करें तो 2000 प्रेशर इसमें, 2000 psi इसमें प्रेशर होता है। कलर कोडिंग की अगर आप बात करोगे तो कलर कोडिंग कैसी होती है इसकी, ब्लैक एंड वाइट शोल्डर और ग्रे कलर की इसमें बॉडी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को पहले यूज़ किया जाता था, अभी उसको यूज़ नहीं करते, पास्ट में यूज़ करते थे। ठीक है, किसके लिए, हैसन रिकवरी एट द इमरजेंसी फॉर ग्लोटिस ओपनिंग फॉर ब्लाइंड इंट्यूबेशन एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट स्पाइनल हेडेक। करंट डे प्रैक्टिस में ये सिर्फ सर्जरी साइड में यूज़ की जाती है, वो भी इंसफलेशन के लिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो क्रायो सर्जरीज के अंदर। स्टोर की जाती है 750 psi के प्रेशर के सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर कैसा होता है इसका, ग्रे कलर का होता है। एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा हीलियोक्स। ठीक है, हीलियोक्स में क्या होता है, हीलियम में तो प्योर हीलियम है, हीलियोक्स में क्या होता है, 21% हमारा हीलियम, सॉरी ऑक्सीजन होता है, बाकी 79% हमारा होता है इसमें हीलियम। इसका क्या फ़ायदा हुआ ऐसा बनाने का इसको, एयर के कंपैरिजन में क्या फ़ायदा। एयर में भी 21% ही ऑक्सीजन होती है, हीलियोक्स में भी सेम ही होती है, पर इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है कि एयर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हीलियोक्स। हीलियम इसके अंदर ऐड होकर क्या कर देता है कि ओवरऑल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको कम कर देता है, यानी कि लाइटर गैस बना देता है। लाइट गैस कब यूज़ करना है, जब हमारे पास में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमारा पाथवे है, वो नैरो हो जाएगा। ठीक है, नैरो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या तो स्टिनोसिस का केस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो सकता है, या फिर अगर आप उसको ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हो किसी को, और उसके थ्रू ही आपको क्या करना है, पेशेंट को वेंटिलेट भी करना है। तो पेशेंट के लिए तो 21% ऑप्शन तो ठीक है, कम से कम 21% तो मिल ही रही है ना, तो इसलिए इसको यूज़ की जाती है। ठीक है, 2-3 मैंने कंडीशन बता दिया आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, माइक्रोलेरेंजियल सर्जरीज में यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग विजिट ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रोवाइड बहुत छोटे पोर्ट से किया जाता है। वेंटिलेशन थ्रू निडल क्रिकोथैरेडोमी। निडल क्रिकोथैरेडोमी में क्या होता है, एक कैनुला की बेसिस पे क्या किया जाता है, क्रिकोथैरेड मेम्ब्रेन के अंदर पंचर किया जाता है, फिर इस कैनुला से क्या करता है, यहाँ पे ईडी ट्यूब का कनेक्टर लगा के इससे फिर वेंटिलेट किया जाता है। तो इतने से पतले से पोर्शन में से आप 500 ml की आप एयर नहीं दे सकते एक साथ। ठीक है, तो क्या किया जाता है टाइटर बलून के लिए डिलीवर करने के लिए, कि पहली बात तो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली हम 14 to 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं ना,
इसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा चल जाता है, 50 से भी ज़्यादा चल जाता है। ठीक है, और साथ में क्या किया इन्होंने, एयर की जगह या फिर ऑक्सीजन की जगह इन्होंने क्या किया, यूज़ हीलियोक्स यूज़ किया। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लाइटर गैस है पतले से पोर्शन में भी से भी आराम से निकल जाएगी। इतना सा अगर पोर्शन तो इसमें से भी आराम से निकल जाती है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। ये भी क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स में क्या क्या आ जाएगा हमारा, इंडक्शन एजेंट्स आ जाते हैं, प्री मेडिकेशन भी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और इसमें आ जाएंगे हमारे ओपियोइड्स। ठीक है, अल्फा टू एगोनिस्ट इसमें आ जाएंगे। तो ये सारे ड्रग्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ है वो बारबिट्रेट्स और नॉन बारबिट्रेट्स का दिया हुआ है इंडक्शन एजेंट्स के लिए। अलग अलग बुक्स अलग अलग तरह से क्लासिफाइड करती हैं। वैसे देखा जाए तो बेंजोडाइजेपिन्स बारबिट्रेट जो होते हैं वो अलग क्लासेस के लिए बनाए गए थे, मेनली इसके लिए, एनेस्थीसिया के लिए नहीं बनाए गए थे ये। ठीक है, तो पर इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे इसने अलग से क्लासिफिकेशन यूज़ कर लिया, कोई नहीं, हम ऐसे याद करेंगे। बारबिट्रेट्स के अंदर आपको दो याद रखने हैं, थायोबारबिट, सॉरी, थायोपेंटोन, और हमारा एक है मीथोहेक्सेटोन। बाकी जो सारे हैं वो क्या है, हमारे नॉन बारबिट्रेट्स के अंदर आते हैं। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर बारबिट्रेट्स के अंदर और भी क्लास, मतलब और भी ड्रग्स आते हैं, थायोबारबिटोन, पेंटोबारबिटोन इस करके, पर वो एनेस्थीसिया में यूज़ नहीं होते। कौन से यूज़ होते हैं एनेस्थीसिया में, थायोपेंटोन और मीथोहेक्सेटोन। नॉन बारबिट्रेट्स में क्या क्या आ जाएगा हमारा, कीटामिन पढ़ना है, प्रोपोफॉल पढ़ना है कंप्लीट। इसके अलावा ओपियोइड्स पढ़ेंगे एनाल्जेसिक के लिए, और बेंजोडाइजेपिन पढ़ेंगे, एंटी एंग्जोलाइटिक, मतलब एंग्जोलाइटिक ड्रग है पहली बात तो देखा जाए। इसके अलावा फिनोथायजेंस पढ़ेंगे, अल्फा टू एगोनिस्ट, ये सारे ड्रग्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो सबसे पहले पहले कौन सी स्टेजेस आती हैं। पहले हमको करना होता है इंड्यूस, यानी इंडक्शन करना होता है। इंडक्शन मतलब एज ए किक स्टार्ट कर रहे हैं हम एनेस्थीसिया की, पेशेंट को सुला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसको प्रीफर किया जाता है, दो ऑप्शन है हमारे पास में, या तो आईवी से कर दो या फिर इनहेलेशन एजेंट से कर दो। ठीक है, इनहेलेशन एजेंट्स क्या होते हैं, मोस्टली इरिटेंट नेचर के होते हैं, और इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, इफेक्टिवली इतना हो नहीं पाता। तो इसलिए मेनली क्या किया जाता है, आईवी से यूज़ किया जाता है। आईवी क्या होता है, वेरी फास्ट एक्शन होता है, वेरी फास्ट एक्शन, इन लेस देन 15 सेकेंड्स ये अपना असर दिखा देते हैं। ठीक है, और 10 से 15 सेकंड में इसका असर आ जाता है। मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज़ किया जाता है, प्रोपोफॉल किया जाता है। प्रोपोफॉल को, मतलब आईवी एजेंट्स को आप सिर्फ इंडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, इनको आप मेंटेनेंस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि ब्रेन पे काम करके ये दूसरी जगह चले जाएंगे स्टोर होने के लिए। तो वो स्टोर होना अच्छी बात नहीं है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है आगे जाके, वापस से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जा सकती है पेशेंट को। तो इसलिए क्या करते हैं, इनको सिर्फ इंडक्शन में यूज़ किया जाता है। और इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना रहता है, ऑलमोस्ट 5 to 15 मिनट्स। इसके बाद में एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक के लिए क्या दिया जाता है, ओपियोइड्स देते हैं। ठीक है, मेनली ओपियोइड्स किस लिए देते हैं, सिर्फ एनाल्जेसिक के लिए। इसके अलावा सोल एनेस्थेटिक एजेंट फॉर माइनर प्रोसीजर्स, ये भी हम देख लेंगे। एमनेसिया, एमनेसिया के लिए मेनली बेंजोडियाजेपिन्स दिए जाते हैं। ठीक है, कैसे टाइप की एमनेसिया होती है, एंटीरोग्रेड टाइप एमनेसिया। उसके बाद में पढ़ेंगे हम टू ब्लंट कार्डियोवास्कुलर रेस्पॉन्सेज ऑफ इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन की वजह से जो कार्डियोवास्कुलर रेस्पॉन्स होते हैं उनको ब्लंट किया जाता है। कैसे ब्लंट करते हैं, एक तो ओपियोइड्स जो हम देते हैं, ये पेन के साथ में क्या करते हैं, ये काम भी करते हैं ब्लंट करने का। ओपियोइड्स के अलावा मिडाज अगर आप दोगे, जो कि बेंजोडियाजेपिन है, तो ये भी ब्लंट करता है। लॉक्सीकार्ड, ये भी ब्लंट करता है इनको। और एक डेक्समेड भी क्या करता है, ब्लंट करने की कैपेसिटी है इसके पास में। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। मिडास का इतना कोई रोल नहीं होता वैसे, मेन क्या होता है, ओपियोइड्स, लॉक्सीकार्ड और डेक्समेड। ओपियोइड्स में अगर हम बात करें मैक्सिमम कौन करता है, तो मैक्सिमम होता है सुपेंटानिल। ठीक है, तो ये याद रखना है। सिडेशन के लिए भी मेनली बेंजोडाइजेपिन्स ही दिए जाते हैं। सिडेशन और इंडक्शन दोनों में फ़र्क होता है ना। तो हम पढ़ लेते हैं, पहला हमारा इंडक्शन एजेंट थायोपेंटोन। थायोपेंटोन का क्या क्या क्वेश्चन, चलो जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो वही पढ़ेंगे अब। ठीक है,
सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हमने पहले देखा था जॉन लैंड ने की थी, और कब की थी, 1934 में। और इसका केमिकल नेम हमको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सोडियम मिथाइल थायोबार्बिट्रेट। ठीक है। इसके अलावा हमको क्या याद होना चाहिए, इसका किस कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली 2.5, दोनों 5 कंसंट्रेशन में आता है, 2 और 5% में। पर यूज़ किस कंडीशन में करना है इसको, सिर्फ 2.5% में। इसके अलावा अगर आपने इसका मतलब खोल दिया इस एम्प्यूल को, वायल को, जो भी है इसको एक बार, तो विद इन 48 आवर्स आप इसको यूज़ कर लेंगे। अगर आपको फ्रिज में रखना है तो आप एक हफ्ते तक इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, इट शुड बी नॉट बी प्रिपेयर्ड विद आर एल, क्योंकि आर एल का क्या होता है, एसिडिक पी एच होता है हमारा, जो ये थाइपेंटोन है इसका हाईली अल्कलाइन नेचर का होता है, 10.4 इसकी पी एच होती है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है। इसके बाद में जो नाइट्रोजन का जो वायल है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। ठीक है। येलो कलर की पाउडर फॉर्म में आता है ये, अमोरफस पाउडर। अनकॉन्शियसनेस लेस देन 15 सेकेंड्स में आ जाएगी। इट इज एसोसिएटेड विद इनिशियल एक्साइटेड रिस्पॉन्स। समझ रहे हैं हम, एक्साइटेड रिस्पॉन्स आते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका स्मूथ इंडक्शन कई बार नहीं होगा। ठीक है, अगर एक्साइटेड रिस्पॉन्स आएंगे तो स्मूथ इंडक्शन इसका कई बार नहीं होता है। इसके बाद में इसके एलिमिनेशन हाफ लाइफ हमको याद रखनी है, 10.4 आवर्स। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 15 to 20 मिनट्स। अब तीन चीज़ हमने पढ़नी है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 15 सेकंड से कम में आ जाएगा, और 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि इंडक्शन इसका इसकी वजह से जो आया था वो खत्म हो जाएगा। पर मेनली ये बॉडी के अंदर कितने टाइम तक रह रहा है, 10.4 घंटे के लिए। जबकि इसको खत्म तो पहले हो गया था, अपना इफेक्ट तो पहले खत्म कर दिया था इसने। तो बाकी का टाइम तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, बॉडी में बस घूम रहा है और स्टोर हो रहा है। तो वो क्या होता है, वो अच्छी बात नहीं होती बॉडी के लिए, क्योंकि फिर से वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एपनिया की कंडीशन से वापस लेके आ सकता है। तो इसलिए इसको भी यूज़ नहीं किया जाता है इतना, इसको इस वजह से। ठीक है। नेक्स्ट इसका याद रखना है, गाबा पे काम करता है, मेनली गाबा ए सेट टाइप पे। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूटामेट को भी क्या करता है ये, इनहिबिट करता है। तो गाबा ग्लूटामेट पे काम कर रहा है। सीएनएस पे अनकॉन्शियसनेस के इफेक्ट 15 सेकंड से कम में आ जाएगी। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके पास में। ठीक है। तो इफेक्ट्स देख लेते हैं पहले हम। ये क्या करता है, बीपी को कम करता है, हार्ट रेट को भी कम करता है, ब्रोंको डायलेशन करवाता है। नॉर्मली ब्रोंको डायलेशन करवाता है, पर इसकी वजह से क्या होता है कि हिस्टामिन रिलीज कर देता है कई बार, तो उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म भी देखा जाता है। ठीक है, हिस्टामिन की वजह से। और आईसीटी कम कर देगा, सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम कर देगा, सीएमआर कम कर देगा, सीएमओ2 को भी कम कर देगा। तो ये इसके सिस्टमिक इफेक्ट्स हैं। Thiopentone can be utilized for cerebral protection in case of focal ischemia। ये याद रखना है स्टेटमेंट, अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है। फोकल इश्चीमिया कंडीशन में क्या यूज किया जाता है, सेरेब्रल प्रोटेक्ट करने के लिए थायोपेंटोन। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके पास प्रॉपर्टी दूसरी कौन सी है, एंटी कन्वल्जेंट प्रॉपर्टी होती है इसके पास में। इसके अलावा इसके पास प्रॉपर्टी एंटानाल्जेसिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा हाँ, बस ये तीन प्रॉपर्टीज की याद रखनी है। एंटी कन्वल्जेंट होता है, एंटानाल्जेसिक होता है, और साथ में क्या करता है, एज ए इंडक्शन एजेंट काम करता है। टॉलरेंस इसकी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसको लो कंसंट्रेशन में यूज़ करना चाहिए। ये हमने इवेंट्स पढ़ लिए, ये भी देख लिया। ट्रांजिएंट एपनिया, ठीक है, इस कॉमन आफ्टर थायपेंटोन। इट रिक्वायर्स नो ट्रीटमेंट हाउएवर इफ इट गेट्स प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, अगर ये ज़्यादा देर 25 मिनट से 25 सेकंड से ज़्यादा हो रहा है तो क्या करना है, आईपीपी भी मेंटेन करना है फिर। उसके बाद में हायर डोजेस में क्या होता है, डबल एपनिया देखने को मिलता है। ठीक है, डबल एपनिया का मतलब है कि ट्रांजिएंट एपनिया मतलब अभी अगर रेस्पिरेटरी उसको एपनिया आ चुका है, सांस लेना बंद कर चुका है, आगे जाके कुछ टाइम बाद फिर से एपनिया हो सकता है, क्योंकि 10 घंटे तक इसका एलिमिनेशन हाफ लाइफ है ना, 10.4 आवर तक, तो ये हमारी बॉडी के अंदर ही तो फिर से इफेक्ट डाल सकता है, तो इसलिए बोला डबल एपनिया। आईओपी को ये कम कर देता है। प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, और विद इन 3 to 5 मिनट्स मैटरनल और
मतलब मैटरनल सर्कुलेशन में इक्विलिब्रियम में पहुंचा देता है, तो बच्चे के लिए खतरा होता है। उसके बाद में थायराइड, एंटी थायराइड प्रॉपर्टीज होती हैं इसके पास में, एंटी कन्वर्जेंट, इंडक्शन, एंटी थायराइड और एंटानाल्जेसिक, चार प्रॉपर्टीज की याद रखनी है। एक इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, माइल्ड हाइपोकेलेमिया, पोटेशियम के लेवल्स को ये क्या करता है, कम कर देता है। डोज रिकवरी, डोज याद रखनी है 5 mg/kg, रिकवरी 10 से 12 घंटे बाद, ठीक है। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आपके, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है, कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन, लारिंगोस्पाज्म, हिकअप्स होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन होती हैं, पोस्ट ऑपरेटिव डिसोरिएंटेशन होता है, ठीक है। ओनियन या फिर गार्लिक जैसा टेस्ट पेशेंट को आता है, ऐसा बताते हैं। हाईली अल्कलाइन नेचर का होता है, 10.4 इसकी पीएच है, ठीक है। तो इसको आरएल के साथ नहीं देना है। दूसरी बात, इसको एट्राक्यूरियम के साथ भी नहीं देना है, क्योंकि एट्राक्यूरियम क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में, तो इन दोनों के साथ नहीं देना है इसको। नेक्स्ट है, अगर गलती से क्या हो गया आपके पास, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आपसे गलती से लग गया थाइपेंटोन का, आपने दिया वेन में था, पर वेन की जगह निडल पंचर होकर कहाँ चली गई, सबक्यूटेनियस, या फिर बोल देते हैं कि आईएम इंट्रामस्कुलर। तो क्या होता है इसकी वजह से, हाईली अल्कलाइन नेचर की वजह से इसमें क्या होता है आगे जाके, टिश्यू नेक्रोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, टिश्यू नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, अगर ऐसा हो गया है आपसे, तो ट्रीटमेंट है कि पहली बात तो आपको क्या करना है, 2.5% की कंसनट्रेशन में इसको यूज़ करना है। जितना कम कंसनट्रेशन में आप इसको यूज़ करते हैं इफेक्टिवली, उतना ही क्या होता है, चांसेस कम होते हैं। पहले हमको पता लग जाएगा कि इसको, इसमें नहीं गया आईवी के अंदर, बाहर गया है, तो हम रोक देंगे इसको, ठीक है। तो ऑलवेज यूज 2.5% सोल्यूशन। इसके अलावा धीरे धीरे डोज देना है, एक साथ डोज नहीं देनी है इसकी। तीसरी बार, अगर पेशेंट पेन कंप्लेन करता है तो स्टॉप यानी इंजेक्शन को रोक देना है। क्यूरेटिव 10 ml ऑफ 1% लिग्नोकेन विद 100 यूनिट्स ऑफ हाइलोनाइडिस देने हैं पेशेंट को। उसके बाद में अगर इंट्रा आर्टीरियल अगर चला गया है, तो ये और भी ज़्यादा गंदी कंडीशन होती है, ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन इसको बोला जाता है, विच कैन लीड टू गैंग्रीन एंड लॉस ऑफ लिम्ब आगे जाके, ठीक है। दिस कॉम्प्लिकेशन यूजुअली अकर विद थायरपेंटोल इफ इट इज इंजेक्टेड इन एंटीक्यूबैटल वेन, ठीक है। एंटीक्यूबैटल वेन कौन सी होती है, ये हमारा शोल्डर है, ठीक है। ये वाली जो यहाँ पे जो वेन होती है हमारी, ये यहाँ वाला पोर्शन जहाँ से क्या होता है, नॉर्मली ब्लड सैंपल कलेक्शन दिया जाता है, वहाँ पे कौन सी वेन होती है, एंटीक्यूबैटल वेन। इसके अंदर हमको यूज़ नहीं करना है थायरपेंटोल का, क्योंकि इसके पास में कौन सी आर्टरी होती है, इसके पास से गुजरी होती है एक आर्टरी, किस है क्या, यहाँ से गुजरती है ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो बाई चांस अगर उसके अंदर एंटर हो गया थायरपेंटोन, तो आगे जाके क्या होगा कि हाईली बेसिक हमारा ब्लड जो होता है उसमें क्या हाईली, ये माइल्ड क्या होता है, एसिडिक होता है, तो दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे, वो बना देंगे साल्ट। या फिर हम बोल सकते हैं कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बना देंगे, ठीक है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म यहाँ पे लिखा हुआ, उसकी वजह से क्या होता है आगे जाके, स्पाज्म की कंडीशन आ जाती है, वेजोस्पाज्म, ठीक है। ये रहा देखो, because of high alkalinity of thiopentone gets precipitated in acidic pH of blood, forming crystals which can cause endothelial damage and precipitating vasospasm and thrombus formation, blocking the microcirculation, and both of these processes can lead to ischemia and gangrene of the limb, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट कॉमनली जो थायपेंटोन का यूज़ करेंगे हम, डोर्सम ऑफ हैंड वाली वेन पे ही करेंगे, ठीक है। डोर्सम ऑफ हैंड याद रखना है इसको, क्वेश्चन आ सकता है, किस में नहीं करेंगे, एंटीबायोटिक वेन के अंदर नहीं करेंगे। उसके बाद में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सीवियर बर्निंग पेन होता है इंजेक्शन वाली साइड पे, उसके बाद में पेलर, उसके बाद में साइनोसिस, एडेमा, और फाइनली गैंग्रीन अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो। मैनेजमेंट इसका कैसे करना है, दो तरीके हैं। पहला तो हमारा प्रिवेंटिव, बचत करनी है, ठीक है। प्रिवेंट करना है पहले जो इसको सब होने से, कैसे बचत कर सकते हैं हम, 2.5% कंसनट्रेशन यूज़ करेंगे, इंक्रीमेंटल डोज में देंगे, एंटीक्यूबैटल फोसा में नहीं देंगे, डोर्सम ऑफ हैंड में देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रिवेंटेबल मेजर्स हैं। उसके बाद में क्यूरेटिव, अगर ऐसा हो गया है आपसे गलती से, तो आप ठीक कैसे करेंगे, निडल को वहीं छोड़ना है जहाँ से आपने ड्रग दिया है, उसके बाद में इसको डाइल्यूट करना शुरू कर दो एनएस से। उसके बाद में लोकल वेजो डायलेटर देंगे, क्योंकि वेजोस्पाज्म हो रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए वेजो डायलेटर्स दिए जाते हैं, अल्फा ब्लॉकर दिए जाएंगे। और अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस हो चुके हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, स्टिमुलेट गैंग्लियन ब्लॉक देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, वेजोस्पाज्म जो हुआ था सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, वो रुक जाएगा। ओरल एंटीकोगुलेंट्स आपको कंटिन्यू रखना है 1 से 2 हफ्ते के लिए, और सर्जरी को क्या करेंगे, आगे कर देंगे। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं इसके अंदर, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, अल्कलाइन नेचर की वजह से क्या होता है कि
केमिकल इतना ज़्यादा इरिटेशन कर सकता है तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक थायपेंडोन की वजह से होता है। एक इसके अलावा हमको याद रखना है, इटोमिलेट की वजह से भी ये होता है। दोनों में याद रखना है इसके लिए, ठीक है। इंजरी टू मीडियन नर्व, इफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू मीडियन नर्व। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में यूज़ नहीं करना है, पोरफायरिया में के अंदर इसको यूज़ नहीं करना है, एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ एक पोरफायरिया है जिसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो कौन सा है, पोरफायरिया क्यूटेनिया टर्डा, इसका नाम आप याद कर लें। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एग्जाम में। सिर्फ इसमें यूज़ कर सकते हैं, बाकी पोरफायरिया की कोई भी कंडीशन में इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है। शॉक के अंदर अवॉइड करना है क्योंकि बीपी कम करवाता है, पोटेंशियम में अवॉइड करना है, फिक्स्ड कार्डियक आउटपुट पोटेंशियम में क्या करना है, प्रिवेंट करना है, मतलब नहीं देना उसको, अस्थमेटिक्स में नहीं देना, ठीक है। और उसके बाद में थायपेंडम कैन प्रेसिपिटेट ब्रोंकोस्पाज्म, क्यों, क्योंकि स्टमक रिलीज करवाता है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। हाइपोकेलेमिक पेशेंट अगर हुई तो उसको नहीं देना क्योंकि ये भी क्या करता है, हाइपोकेलेमिया प्रोड्यूस करता है इफेक्ट। हेपेटिक डिजीज में नहीं देना है, ठीक है, रीनल डिजीज में भी इसको नहीं देना है। नेक्स्ट है मिथोएक्सीटोन। मिथोएक्सीटोन की दो तीन लाइन याद रखनी है आपको। एक तो ये एपिलेप्टोजेनिक है, ठीक है, तो इसलिए इसको किस में यूज़ करा था, एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन एजेंट इन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये बात याद रखनी है। हिस्टामिन रिलीज कम करवाता है थायपेंडम कंपेयर में, तो इसलिए अस्थमा के पेशेंट में इसको यूज़ किया जा सकता है। बारबेट्रेट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि अस्थमा के पेशेंट में इसको यूज़ करोगे बाकी को यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। नॉन बारबेट्रेट्स भी यूज़ कर सकते हैं ना। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रोपोफोल। इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, 3 से 4 घंटे होती है, जबकि थायपेंडम की 10 साढ़े 10 घंटे थी। केमिकल नेम इसका तक ना 2,6-डाइआइसोप्रोपाइल। क्या क्या कंटेंट होते हैं प्रोपोफोल में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली बात, दो टाइप के कंसनट्रेशन पाया जाता है, 1% 2%। कंटेंट क्या क्या होते हैं, सोयाबीन ऑयल, ठीक है, और इसके अंदर होता है हमारा, इसमें लिखा हुआ नहीं है, सोयाबीन ऑयल होता है, एगलासिथिन होता है, बाकी के इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं, ठीक है, सोडियम मेटाबाइल सल्फाइड, ये सब करके। सोयाबीन ऑयल की वजह से क्या होता है, कंजक्शन पेनफुल बनता है, एगलासिथिन इसके अंदर है और ग्लाइसोरॉल इसके अंदर है, इसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए आसान अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो इसको 6 घंटे के बाद यूज़ नहीं करना है, जब एक बार वायल को आपने ओपन कर दिया तो उसके 6 घंटे बाद यूज़ करना नहीं है इसको बिल्कुल भी। अगर वेस्ट, अगर थोड़ा बहुत बच जाता है, मतलब ओपन करने के बाद में, अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको सीधा आप डिस्कार्ड ही कर दें, ठीक है, यूज़ नहीं करना उसको। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही गाबा ए सब टाइप के जैसे थायपेंडम कर रहा था। 15 सेकंड में इसका असर शुरू हो जाता है, 2 से 8 मिनट के अंदर इसका असर खत्म हो जाता है, ठीक है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ इससे 2 से 4 घंटे है। डोज इसके 2 mg पर केजी है, ठीक है। रिकवरी इज रैपिड एंड एसोसिएटेड विद लेस हैंगओवर देन थायपेंडोन, हैंगओवर इसमें कम होता है। मेटाबॉलिज्म इसका एक्स्ट्रापेटिक मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, लंग से भी मेटाबोलाइज होता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रापेटिक। 10 गुना ज़्यादा क्लियरेंस जल्दी होती है इसके अंदर। बीपी को क्या करेगा, कम करेगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाएगा, ठीक है, ज़्यादा करवाता है एज कम्पेयर टू थायपेंटोन। इसके अलावा सी बी एफ आई सी टी कम करेगा। इसके बाद में आई ओ पी कम करेगा। जी आई टी में क्या करता है, सेंट्रल सेरोटोनिन रिलीज प्रोपोल कम कर देता है, उसकी वजह से क्या होता है, एंटीमेटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है, एंटीमेटिक होता है प्रोपोल, ठीक है। उसके बाद में एंटी प्रोराइटिक भी होता है। 4 प्रॉपर्टी हमने थायपेंडम की याद की थी, कौन कौन सी थी, एंटानाल्जेसिक, इंडक्शन एजेंट, और एंटी थायराइड प्रॉपर्टीज, और एक क्या हमने पढ़ी थी, एक और थी, कौन सी थी, एक था हमारे पास में, हाँ एंटी कन्वर्जेंट, ठीक है, एंटानाल्जेसिक, एंटी कन्वर्जेंट, और एंटी थायराइड प्रॉपर्टी, और साथ में इंडक्शन एजेंट। वैसे प्रोपोफोल की क्या क्या है, एंटी प्लूराइटिक होता है, एंटी प्लूराइटिक, एंटी इमेटिक, ये दोनों याद रखने हैं, और एंटी कन्वर्जेंट भी होता है ये। एजेंट ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन, ठीक है, डे केयर सर्जरीज में भी इसको प्रेफर करते
ये लिखा हुआ है डिकेशन जिसके लिए एजेंट ऑफ चॉइस है। Along with remifentanil, propofol is the agent of choice for total intravenous anesthesia। ठीक है, आईसीयू में इन्फेक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर भी क्या होता है, प्रोपोफॉल एजेंट ऑफ चॉइस है। स्मूथ एंड रैपिड रिकवरी, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक ब्रोंकोडायलेटर होता है, इसलिए अस्थमा के पेशेंट्स में भी इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस, एपनिया ज़्यादा होता है थायपेंटोन कंपेयर में, हाइपोटेंशन ज़्यादा होता है, इंजेक्शन पेनफुल होता है, लेस स्टेबल सोल्यूशन है, 6 घंटे के अंदर ख़राब हो जाता है, माइक्रोनिक एक्टिविटीज़ के अंदर देखी जाती हैं। और इसके साथ में किसमें देखी जाती है, टोबरेट में भी देखी जाती है। सेक्सुअल फैंटेसीज हेलुसिनेशन में होते हैं, थायपेंटोन से महंगा होता है। एयरवे रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनका करता है मैक्सिमम इनहिबिशन करता है, इसलिए एलएमई वाले केसेस इसके अंदर करवाए जा सकते हैं विदाउट गिविंग ऑफ मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, डोपामिन कंसंट्रेशन बढ़ाता है, इसलिए इसकी आदत लगती है। एक बार में याद रखनी है, प्रोपोफॉल इन्फ्लुएंस सिंड्रोम किसके अंदर देखने को मिलता है, बच्चों के अंदर। मोस्ट कॉमनली किसके अंदर, बच्चों के अंदर। अब क्या देखने को मिलता है, अगर आप इसको मोर देन 48 आवर्स आपका इसका इन्फ्यूजन यूज़ किया है तो क्या कंडीशन होती है इसके अंदर, लैक्टिक एसिडोसिस देखी जाती है। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें यूज़ नहीं करना है, पहले था कि ऑब्स्टेटिक्स में यूज़ नहीं करना है, पर अभी ऐसा नहीं है, अभी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लैक्टेशन में पहले मना करते थे, पर ऐसा नहीं है, अभी भी कर सकते हैं। चिल्ड्रन लेस देन 3 इयर्स, पहले तो वैसे नहीं देना चाहिए, पर अब दे सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है नहीं है। किसके अंदर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, पेशेंट विद एग एलर्जी या फिर पेशेंट विद सोया एलर्जी, क्योंकि इसमें सोयाबीन ऑयल होता है, इसमें एग एलर्जी होती है। इनके अंदर नहीं देना है इसको। ठीक है, उसके बाद में इटोमिनेट पढ़ लेते हैं। इटोमिनेट का केमिकल ग्रुप हमको पता होना चाहिए, इमिडाजोल डेरिवेटिव है। काम कहाँ पे करता है, ये भी गाबा पे काम करता है। प्रोपोफॉल, थायपेंटोन, इटोमेट तीनों गाबा पे काम करते हैं, गाबा सब टाइप ए। ठीक है, इट इज मोस्ट कार्डियोवास्कुलर स्टेबल अमंग ऑल आईवी एजेंट। ठीक है, 4 मिलियन को इंडक्शन एजेंट पढ़ने हैं, थायपेंटोन, प्रोपोफॉल, इटोमिनेट और थायपेंट और क्या नाम है, सॉरी, कीटामिन। तो सभी एजेंट्स की खुद की एक खूबी होती है, तो उस खूबी की वजह से अलग अलग कंडीशंस में वो एजेंट ऑफ चॉइस माने जाते हैं। ठीक है, हर अपने आप में क्या है, हीरो है खुद का एक। जैसे ये कार्डियोवास्कुलर स्टेबल है, तो कार्डियोवास्कुलर कोई भी डिजीज होंगी तो उसके अंदर आप इटोमिनेट दे सकते हो, क्योंकि हार्ट पे क्या करता है ये, इतना हार्ट पे दबाव नहीं डालता है ये, तो इसकी वजह से स्टेबल रहता है। बीपी इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं करता है ये। मायोकार्डियल डिप्रेशन इतना ज़्यादा नहीं करता है ये। ठीक है, बाकियों के कंपेयर में। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी इसका मिनिमल होता है। हिस्टामिन रिलीज ये बिल्कुल भी नहीं करवाता है। ठीक है, तो ब्रोंकोस्पाज्म इसके अंदर होगा नहीं। इट डिक्रीजेस आईसीटी बाय ऑलमोस्ट 50% इन पेशेंट्स हु हैव एलिवेटेड आईसीटी, इसलिए इसको आईसीटी डिक्रीज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आईसीटी को अच्छे से कौन डिक्रीज करता है, इटोमिडेट। मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन करवाता है, इटोमिडेट। हिस्टामिन रिलीज कौन नहीं करवाता है, इटोमिडेट। साइड इफेक्ट्स का क्या है इसके, एड्रेनोकोर्टिकल सप्रेशन करवाता है, यानी कि स्ट्रेस झेलने की शक्ति नहीं बचेगी इटोमिडेट जो पेशेंट को दिया है उसके बाद में तो। ठीक है, मेनली किसकी वजह से हो सकता है, विटामिन सी के डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है काम, तो उसको ठीक कर सकते हैं आप विटामिन सी पेशेंट को देके। नोजिया वोमिटिंग, मोस्ट कॉमनली नोजिया वोमिटिंग कौन करवाता है, इटोमिडेट करवाता है इंडक्शन एजेंट में। इनहेलेशन एजेंट में कौन करवा रहा था, हमारा ईथर। ठीक है, हाई इंसिडेंस ऑफ माइक्रोनस, 30 to 60% इसमें माइक्रोनस के चांसेस होते हैं। प्रोपोफॉल में भी होते हैं, पर इसमें 30 to 60% है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करवा सकता है ये, जबकि इसके साथ में और कौन करवाता है, थायपेंटोन भी करवाता है। इट कैन कॉज विटामिन सी डेफिशिएंसी, हिकअप्स आर कॉमन, हिकअप में कॉमन होते हैं। मे कॉज इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट फंक्शन, नो एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया तो इनके पास होता ही नहीं है। एक्सेप्ट एक कीटामिन को छोड़ के बाकी किसी इंडक्शन एजेंट के पास में एनाल्जेसिया की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, पोरफायरिजेनिक होता है रैट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर कोई एविडेंसेस नहीं है। इटोमेट के लिए सबसे मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है एन्यूरिज्म सर्जरी और पेशेंट्स विद कार्डियक डिजीज, याद रखना है हमको। कोई भी कार्डियक डिजीज हो उसके लिए इटोमेट यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट शॉक। शॉक की कंडीशन में इटोमेट यूज नहीं करना, शॉक की कंडीशन में हम यूज करेंगे कीटामिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, बेंजोडाज़ेपिन्स पढ़ लेते हैं। बेंजोडाज़ेपिन से पहले हम कीटामिन पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि इसकी वजह से इंडक्शन एजेंट सारे एक साथ खत्म हो जाएंगे। कीटामिन क्या होता है इसका, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ऑलमोस्ट हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कौन प्रोड्यूस करता है, कीटामिन। डिसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, बॉडी से
अलग कनेक्शन बना देता है, ठीक है, आपकी बॉडी से आपको बाहर निकाल देता है, आपको लगता नहीं है कि आप वहाँ पे हो, ठीक है। ये फैंटेसीज हेलुसिनेशन ऐसा कुछ प्रोवाइड करवाता है। डिसोसिएटिव यानी कि वर्ड से डिसोसिएट कर देता है आपको। किसने सिंथेसाइज किया था? स्टीवंस ने किया था 1962 में। यूज किसने किया था? डोमिनांट कॉर्सन 1965 में। याद रखना है साइंटिस्ट का नेम। फिर से डेरिवेटिव केमिकल ग्रुप है इसका, ठीक है। 10 mg per ml 15 mg per ml पाया जाता है इसका प्रिजर्वेटिव बेंजोथोनियम क्लोराइड। याद कर रखना है 30 to 60 सेकंड्स के अंदर इसका असर हो जाता है, 15 से 20 मिनट में इसका असर वापस खत्म हो जाता है, 2 से 3 घंटे इसके एलिमिनेशन हाफ लाइफ है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है मेटाबोलाइट है इसका? नोरकीटामिन और हाइड्रोक्सीकीटामिन। हाइड्रोक्सी नोरकीटामिन जो कि क्या होते हैं? 1/3 पोटेंट होते हैं कीटामिन से, और ये क्या करते हैं? जाके बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं, फिर आगे जाके असर दिखा देते हैं। कहाँ से एक्सक्रेट आउट होते हैं? यूरिन से एक्सक्रेट आउट होते हैं। काम कहाँ पे करता है कीटामिन? थैलेमोनियोकोर्टिकल जंक्शंस पे, प्रोजेक्शन पे काम करता है। इसमें क्या करता है? कोर्टेक्स को ये इनिबिट करता है, जैसे अनकॉन्शियसनेस होगी। थैलेमस को भी ये इनिबिट करेगा, ठीक है। थैलेमस और कोर्टेक्स को इनिबिट, और स्टिमुलेट किसको करेगा? लिम्बिक सिस्टम को, जिसकी वजह से हेलुसिनेशन हमको होंगे, ठीक है। तो 3 काम इसने करवा दिए, अनकॉन्शियसनेस करवा दिया, एनाल्जेसिया करवा दिया, साथ में इसने क्या करवा दिया? हेलुसिनेशंस भी करवा दिए। तो 2 को एक्टिवेट कर रहा है, सॉरी 2 को इनिबिट कर रहा है और 1 को एक्टिवेट कर रहा है। लिम्बिक को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है। कोर्टेक्स और थैलेमस को इनिबिट कर रहा है। उसके बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ पे काम करेगा ये? एनएमडी रिसेप्टर्स पे काम करता है। अकेला है जो एनएमडी रिसेप्टर पे काम कर रहा है, बाकी के इंडक्शन एजेंट गाबा सब टाइप ए पे काम करते हैं, ठीक है। एनालिस्ट एजेंट्स में हमने पढ़ा था कि एनएमडी रिसेप्टर्स पे कौन काम करता था? नाइट्रस करता था, जेनॉन करता था। जेनॉन के पास इसी की वजह से एंटी एपोप्टिक की प्रॉपर्टी थी, इसलिए न्यूरो प्रोटेक्शन और कार्डियो प्रोटेक्शन ये करवाता था। उसके बाद में क्या पढ़ना है हमको? ओपियोइड रिसेप्टर्स पे भी इसके क्या होते हैं? इफेक्ट देखा गया है। उसके बाद में सिस्टमिक इफेक्ट्स क्या करवाएगा ये इंक्रीज करवा देता है सब कुछ, ठीक है। ब्रेन के अंदर क्या इफेक्ट डालेगा? आईसीटी इंक्रीज, सीएमआर इंक्रीज, सीएमओ2 इंक्रीज, सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज, ठीक है। वेरी पोटेंट एनाल्जेसिक, बहुत ज़्यादा पोटेंट है, ओपियोइड्स के बराबर है, ओपियोइड्स से ज़्यादा मान सकते हैं। इमरजेंसी रिएक्शन इसमें देखने को मिलती है, पेशेंट सपनों में रहता है। हेलुसिनेशन इसमें 30 to 40% देखने को मिलते हैं। 2 तरह के होते हैं, ऑडिटरी और विजुअल। मेनली कौन सा होता है? ऑडिटरी, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है कीटामिन का कौन सा? हेलुसिनेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलुसिनेशन और इमरजेंसी रिएक्शन को आप कम कर सकते हो कैसे? पेशेंट को कीटामिन के साथ में आप इटोमिडेट दे दो, इटोमिडेट सॉरी नहीं, बेंजोडाज़ेपिन दे दो। बेंजोडाज़ेपिन में क्या होता है? मिडाज़ोलम होता है, मेनली तो वही यूज़ करते हैं आजकल। Opioids, barbiturates, propofol and additional agents also decrease the incidence of emergency section and hallucinations. पर मेनली क्या देते हैं? बेंजोडाज़ेपिन यानी मिडास। कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, हार्ट रेट बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे होता है कि कार्डियक हाइपरटेंशन करवा देता है, मायोकार्डियम ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा देता है। नॉट ओनली इंक्रीजेस द एसवीआर बट आल्सो इंक्रीज द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो ये करवाता है, और इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एट हायर डोजेस। क्लिनिकल डोजेज में तो नहीं करता, बाकी हाई डोजेज में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करवा सकता है बच्चों के अंदर। पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर है, इसको ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं किसमें? रिफ्रैक्टरी एस्थमेटिक्स पेशेंट्स के अंदर। फेरेंजियल और लेरिंजियल रिफ्लेक्सेस के अंदर प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसको आरएसआई के पेशेंट्स के अंदर एजेंट ऑफ चॉइस माना गया है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स प्रिजर्व है, इसके अंदर एस्पिरेशन के चांसेस कम होंगे। ट्रेकियो ब्रोंकियल सेक्रेशंस और सलाइवरी सेक्रेशंस को ये बढ़ाता है। इसकी वजह से क्या होता है? लेरिंगोस्पाज्म की कंडीशन बन सकती है, इसलिए इसको क्या होता है? अस्थमा के पेशेंट्स में यूज़ नहीं करना चाहिए। भले ही ये पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर अस्थमा के लिए ठीक रहेगा, पर ये स्पाज्म में कर देगा पेशेंट को। किस वजह से? क्योंकि सिक्रेशंस बढ़ा रहा है ये। अब सिक्रेशंस को कम कैसे करना है? एट्रोपिन या फिर ग्लाइकोपाइलेट दे दो, ठीक है। किसके साथ में? कीटामिन के साथ में। आईओपी को बढ़ा देगा, जीआईटी में पेरिस्टालसिस के लेवल बढ़ा देगा, सलाइवरी सेक्रेशन को बढ़ा देगा, मस्कुलर सिस्टम में क्या करता है? इंक्रीज मसल टोन को बढ़ा देता है। तो इफेक्ट ऑफ विटामिन प्रोटीन के बाद में नेक्स्ट डोज इसकी याद करनी है, आईवी फॉर्म 2 mg पर केजी। प्रोपोफॉल की भी क्या होती है? 2 mg पर केजी होती है। लिग्नोकेन यानी कि आईवी वाली जो फॉर्म होती है लॉक्सिकार्ड, उसकी भी 2 mg पर केजी होती है।
कीटामिन की भी 2 mg/kg, डेंट्रोलिन जो मैंने हाइपरथेनिक यूज़ करते हैं उसके भी 2 mg/kg डोज होती है। आईएम अगर आप दे रहे हो तो 5 to 10 mg होते हैं। एडवांटेजेस अस्थमेटिक्स में क्या, इसको क्या क्या यूज़ किया जाता है, रिफ्रैक्टिव अस्थमेटिक्स के पेशेंट में इसको यूज़ किया जाता है, पर इंडक्शन एजेंट की तरह इसको यूज़ नहीं करना है, एज ए ट्रीटमेंट फॉर अस्थमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं इसको। शॉक की कंडीशन में इसको एजेंट ऑफ चॉइस माना गया है, बच्चों के अंदर इसको माना जाता है एजेंट ऑफ चॉइस। लो कार्डिक आउटपुट states like constrictive pericarditis and cardiac tamponade because it increases cardiac output by stimulating sympathetic system. Right to left shunt like carotid of palate ketamine causing right to left shunt में इसको यूज कर सकते हो। कैन बी यूज्ड एज सोल एजेंट फॉर माइनर प्रोसीजर, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि माइनर प्रोसीजर्स के लिए एक सोल एजेंट कौन सा यूज होता है एनेस्थीसिया, तो वो होता है हमारा कीटामीन, क्योंकि इसके पास ऑलमोस्ट तीनों प्रॉपर्टी, अनकॉन्शियसनेस भी करवाता है, सेडेशन भी करवाता है, साथ में क्या बोलते हैं एनालिसिस भी करवाता है। उसके बाद में आर एस के पेशेंट में प्रेफर किया जाएगा, ये मैंने बता दिया आपको। पुअर रिस्क ऐसे के पेशेंट में इसको प्रेफर किया जाता है क्योंकि कार्डियक आउटपुट वगैरह बढ़ा देता है ये। डिप्रेस पेशेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, पेन मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है, और ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, ये पैराग्राफ पे कवर नियर कंप्लीट टाइप एनेस्थेटिक मानते हैं इसको। डिसएडवांटेज क्या है इसके, विविड रिएक्शन हेलुसिनेशन करवाता है, ड्रीमिंग, इमरजेंसी रिएक्शन। पेशेंट गिवन केटामिन कैन मसल टोन बढ़ा देगा, रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस क्या करता है, बढ़ाता है, डेरिंग स्पाज्म क्रिएट कर सकता है, मायोकार्डियल डिमांड को बढ़ा देगा, फिर सारे प्रेशर को बढ़ा देता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में नहीं देंगे, आईसीटी पहले से बढ़ी हुई है इन पेशेंट्स के अंदर, हेड इंजरी में अगर ये और बढ़ा देगा तो दिक्कत हो जाएगी, हेड इंजरी पेशेंट्स में इसको यूज़ नहीं करते। ऑक्यूलर सर्जरी इसमें नहीं करते क्योंकि आईओपी को बढ़ाता है, ठीक है, इसमें भी आईओपी को बढ़ाता है इसलिए यूज़ नहीं करेंगे। ग्लाउकोमा में, इसमें हार्ट डिजीज में नहीं करेंगे क्योंकि ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देता है। मस्कुलर एनेरिज्म में क्या करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि पहले से आर्टरी मतलब ये वेसल फट सकती है क्योंकि वो पतली हो रखी है सर, अगर आप ये दोगे तो हाइपरटेंशन होगा तो ये उसको रप्चर कर देगा। साइकेट्रिक डिजीज या फिर ड्रग एडिक्शन को नहीं देना। हाइपरटेंशन में नहीं देना क्योंकि बीपी बढ़ाता है, ये पहले से बीपी बढ़ी हुई है। हाइपरथायरॉइडिज्म में नहीं देना, थियोक्रोसामेटा में नहीं देना, ठीक है। तो किस किस में नहीं देंगे हमने देख लिया। के बाद में एक बच जाता है हमारा ऊपर बेंजोडाज़ेपिन। बेंजोडाज़ेपिन में मेनली हमको क्या पढ़ना है, मिडाज़ोलम। किस लिए यूज़ करते हैं इसको, मेनली प्री मेडिकेशन के लिए, टू रिलीव एंग्जाइटी, ठीक है। एमनेसिया कौन सा होता है इसका, एंटेरोग्रेड होता है, याद रखना है। इसको भी एज ए सोल एजेंट आप यूज़ कर सकते हो टू प्रोड्यूस सिडेशन इन नॉन पेनफुल प्रोसीजर्स लाइक ब्रोंकोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, इन सब में आप यूज़ कर सकते हो। अंडर लोकल एनाल्जेसिया, ठीक है। एज इंडक्शन एजेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते। टू प्रिवेंट हेलुसिनेशन बाई कीटामिन के कई गुड पॉइंट है, एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी के लिए कन्वर्जेंस में यूज़ कर सकते हो। मैकेनिज्म एक्शन सेम गा बाय पे काम करते हैं। बेंजोडाज़ेपिन्स में ऐसा नहीं है कि अकेला मिडाज़ोलम ही आता है, आने में तो इसमें डायज़ेपाम भी आता है, लोराज़ेपाम भी आता है, रेमिमाज़ोलम भी आता है। रेमिमाज़ोलम अभी मॉडर्न एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में अभी नया नया आया है ये। इसके फ़ायदे क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्शन है, अल्ट्रा फास्ट एक्टिंग है, 25 मिनट में इसका असर खत्म हो जाता है, आईवी फॉर्म से दे सकते हैं, पेनलेस होता है। इसका क्या फ़ायदा था, मिडाज़ोलम का इसको किसी भी रूट से दे सकते हो, 2 से 3 घंटे में बॉडी में रहता है, वाटर बेस्ड इंजेक्शन होता है तो पेनलेस होता है। बाकी जो डायज़ेपाम और लोराज़ेपाम है ये ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन है, उसमें पेन होता है। दूसरी बात, डायज़ेपाम 30 से 60 घंटे तक एलिमिनेशन हाफ लाइफ है, 15 घंटे इसका लोराज़ेपाम का है, ये दोनों बॉडी में घूमते रहते हैं, उसको भी यूज़ नहीं करता, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट होते हैं, एनाल्जेसिक नहीं होते हैं, प्रोड्यूस सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं, सीएमआर सीएमओ2 को कम कर देते हैं, कंसिस्टेंस वापस आती है 10 से 15 मिनट के अंदर। और यहाँ पे कुछ काम का है, एक करंट प्रैक्टिस ओनली मिडाज़ोलम यूज्ड इन इंट्राऑपरेटिव पीरियड। इसका रिवर्सल ड्रग कौन सा होता है हमारा, फ्लूमाजेनिन। फेनिमाजोलम क्या है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, एक याद रखना था हमको, फ्लूमाजेनिन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट बेंजोडाज़ेपिन रिसेप्टर, क्वेश्चन अगर आए कॉम्पिटिटिव है कि नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो कॉम्पिटिटिव है ये। antagonize hypnosis, respiratory depression and sedation, but amnesia cannot be reversed back, ठीक है। amnesia को ट्रीट नहीं कर सकता, फ्लेमोजेनिल रिवर्स नहीं कर सकता।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, फ्लोमाजेल का असर रहता है 1 से 2 घंटे तक। अगर आप लोराज़ेपाम डायज़ेपाम दे रखे हैं किसी पेशेंट को, उसका असर क्या 15 20 30 घंटे तक चलता है। तो फ्लोमाजेल सिर्फ 1 घंटे तक उसको रोक पाएगा, बाकी आप बाद में उसके इफेक्ट्स फिर से देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करते लोराज़ेपाम और डायज़ेपाम की कंडीशन में। उसके बाद में बच जाते हैं हमारे ओपियोइड्स। ठीक है, ओपियोइड्स के बाद में सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओपियोइड्स मेनली यूज़ करते हैं एनाल्जेसिया के लिए, इन इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव दोनों के अंदर। ब्लंट करता है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू इंट्यूबेशन, ये भी काम कर लेता है। साथ में सेडेशन भी प्रोवाइड करवा देता है आईसीयू में। पल्मोनरी एडेमा को ट्रीट करने के लिए काम आता है। कौन सा ड्रग देते हैं, मॉर्फिन। और टू एबोलिश शिवरिंग, पैथिडीन और ट्रामाडोल देते हैं। शिवरिंग किसी पेशेंट को ज़्यादा हो रही है तो फर्स्ट चॉइस पैथिडीन है, सेकंड चॉइस ट्रामाडोल है। ऑपियोइड रिसेप्टर 4 तरह के होते हैं, म्यू, म्यू में 2 आते हैं, म्यू 1 म्यू 2, कप्पा और डेल्टा, 4 तरह के होते हैं। मेनली आपको ध्यान रखना है कि म्यू 1 पे काम करते हैं ओपियोइड्स। ठीक है, ओपियोइड्स ऐसे नहीं होता गाबा पे काम करेंगे, एनएमडी पे काम, इनके खुद से रिसेप्टर अलग से होते हैं, म्यू, कप्पा, डेल्टा, बोथ एट सीएनएस लेवल एंड सुप्रा, सॉरी स्पाइनल लेवल पे भी होते हैं और सुप्रा स्पाइनल लेवल पे, और सुप्रा स्पाइनल मतलब सीएनएस के लेवल पे भी पाए जाते हैं। तो दोनों भी जाके काम करते हैं ये। सब रिसेप्टर पे अलग अलग एक्शन होता है ओपियोइड्स का। ठीक है, म्यू 1 क्या करता है, एनाल्जेसिया प्रोवाइड करवाता है, सेडेशन करता है, ब्रेडिकार्डिया, मियोसिस, यूरिनरी रिटेंशन, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज को बढ़ाता है, मसल रिजिडिटी करवा देता है। ठीक है, और म्यू 2 पे क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है, डिपेंडेंस लाता है, कॉन्स्टिपेशन लाता है। यानी कि म्यू 2 पे तो क्या करता है, सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट डालता है बॉडी पे, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, फिजिकल डिपेंडेंस। कपा पे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, सेडेशन होता है, साइकोटोमिमेसिस होता है। इसके अलावा एक चीज़ हमको याद रखनी है कि इसके अंदर क्या होता है, डायूरेसिस देखने को मिलता है। कप्पा पे जब ओपियोइड जाते हैं तो डायूरेसिस यानी यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। पर म्यू 1 पे जब ये जाते हैं तो म्यू 1 पे क्या करता है, यूरिनरी रिटेंशन करवाता है। और मोस्ट कॉमनली काम कहाँ पे करते हैं, ये म्यू 1 पे काम करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली क्या देखने को मिलता है ओपियोइड के साथ में, हमको यूरिनरी रिटेंशन, रिटेन हो जाता है इसके अंदर, यानी कि कम यूरिन मिलता है इसके अंदर। डेल्टा पे क्या करता है, एनाल्जेसिया, ये तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, नोसिसेप्टिन, ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी की नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं, जो कि नोसिसेप्टिन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑप्टिट्यूड का पढ़ना है हमको, 2 तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। पहला कि नेचुरल है कि सेमी सिंथेटिक है कि सिंथेटिक है। नेचुरल में आपको टीएमसी दो तीनों याद रखना है, मॉर्फिन, कोडिन, थेबिन। सेमी सिंथेटिक में सिर्फ आप हीरोइन याद रखें। सिंथेटिक में बाकी जो बच गए सारे सिंथेटिक में आते हैं, बुटरफिनॉल, लिपिफिनॉल, पेंटाटोसिन, पैथिडीन, फेंटानिल, अल्फेंटानिल, सुपेंटानिल, एमीफेनिल, ट्रामाडोल, बुप्रेनोर्फिन। इसके अंदर मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ सारा ऊपर। ठीक है, सबकी खास बात बता जाता हूँ एक करके। मोरफिन को यूज़ किया जाता है पल्मोनरी एडेमा को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, कोडीन को अभी यूज़ नहीं करते हैं, थेबिन को भी अभी यूज़ नहीं करते। हीरोइन से क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट जो अडिक्टिव ओपियोइड होता है वो हीरोइन होता है। ठीक है, मोस्ट अडिक्टिव। बिटरफिनोल ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर पोटेंट होता है मॉर्फिन से। ठीक है, तो इसको भी यूज़ करते हैं। लिवरफिनोल को भी यूज़ इतना करते नहीं है। पेंटालोसिन की एक प्रॉपर्टी होती है और पैथिडीन की भी एक प्रॉपर्टी होती है। और इसके साथ में किस किस की होती है, बुप्रेनोर्फिन की होती है। इन तीनों की क्या होती है कि ये ना हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, बाकी सब क्या करते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं। ये तीनों को याद रखना है, पेंटालोजिन, पैथिडीन और बुप्रेनोर्फिन, ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। उसके बाद में फेंटानिल की खास बात क्या होती है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपियोइड होता है, कार्डियोवास्कुलर स्टेबल होता है। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्फेंटानिल इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्यों, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये मैक्सिमम मसल रिजिडिटी करवाता है। मसल रिजिडिटी मतलब कि जो हमारी थोरैक्सिक मसल्स होते हैं उनको रिजिड यानी कि एकदम सख्त बना देता है, उसको बोलते हैं वुडन चेस्ट सिंड्रोम, जिसके अंदर पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। तो मैक्सिमम वुडन चेस्ट सिंड्रोम किसमें देखने को मिलता है, अल्फेंटानिल के अंदर देखने को मिलता है। करवाते तो वैसे ये चारों ही हैं वुडन चेस्ट सिंड्रोम, पर मोस्ट कॉमनली कौन करवाता है, अल्फेंटानिल। इसके अलावा सुपेंटानिल की बात करें तो ये मैक्सिमम इसके पास में प्रॉपर्टी होती है किसकी, टू ब्लंट द रिफ्लेक्सेस ऑफ लेरिंगोस्कोपी। जो सिंपैथेटिक रिफ्लेक्स आते हैं लेरिंगोस्कोपी से उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये प्रिवेंट करता है, इसलिए एजेंट ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंटिंग रिफ्लेक्सेस आफ्टर लेरिंगोस्कोपी। रेमिपेंटानिल, इसकी खास बात क्या है कि पहली बात तो ये लीवर के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होता। कहाँ मेटाबोलाइज होता है, ये प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, रेमी, रेमी नाम जिसके पहले आ जाता है ना, वो प्लाज्मा में मेटाबोलाइज होते हैं प्रोडक्शन के। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है, रेमिफेंटानिल क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका क्या है, कम है। साथ में इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी
कम होता है, यानी कि जल्दी से इफेक्ट ले आता है, इसलिए इसको डे केयर सर्जरीज में प्रेफर किया जाता है, एजेंट ऑफ चॉइस की तरह माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में ट्रामाडोल। ट्रामाडोल की खास बात क्या है कि ये सेकंड चॉइस होती है, चॉइस फॉर शिवरिंग वाले पेशेंट्स के लिए, हाइपोथर्मिया के पेशेंट्स के लिए। पहली चॉइस कौन सी है? पैथिडीन। दूसरी कौन सी है? ट्रामाडोल। नेक्स्ट चलते हैं आगे। दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर इंटरेक्शन। ठीक है, एक होता है प्योर एगोनिस्ट, यानी कि पूरे सीधे डायरेक्शन में काम करेंगे ओपियोइड। ठीक है, वही पेन कम करना, सिडेट करना, और क्या कहता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह सब कुछ, सारे जो भी इफेक्ट्स हमने पढ़े हैं ओपियोइड के, अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है ओपियोइड तो प्योर एगोनिस्ट है। मॉर्फिन, फेंटानिल, अल्फेंटानिल, सोफेंटानिल, गाबापेंटानिल और पैथिडीन। ठीक है, इसके अलावा एक होता है एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, मिक्स्ड ओपियोइड। ये क्या ड्रग्स होते हैं कि कुछ हद तक तो ये मतलब एक लिमिट होती है कि मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ से इतना डोज तक दोगे तो क्या होगा, ये ओपियोइड्स की तरह काम करेंगे, और जब आप इसकी डोज इससे आगे क्रॉस कर दी तो फिर ये क्या काम करेंगे, एज ए एंटागोनिस्ट, यानी कि ओपियोइड्स के इफेक्ट को ख़त्म करने की तरह काम करेंगे। ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है, आपको सीलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी कि मान लेते हैं सीलिंग इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, कि ओपियोइड्स की वजह से हम मान लेते हैं कि पेन हो रहा था। ठीक है, ओपियोइड्स की वजह से पेन रिलीव हो रहा था। जब तक आप यहाँ तक डोज तक दे रहे हो, हर किसी ड्रग की एक लिमिटेड डोज है, उसके आगे वो ओपियोइड का एंटागोनिस्ट काम करता है। मान लेते हैं कि इस डोज तक तो ये क्या कर रहा था, ओपियोइड्स में एनाल्जेसिक का काम कर रहा था, दर्द कम कर रहा था। इससे आगे जब आप डोज आपने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो अब क्या करेगा ये, एनाल्जेसिक के लिए इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अब इससे आगे आप डोज दोगे तो वो दर्द कम नहीं करेगा, उतना ही दर्द कम रहेगा जितना पहले कम था। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सीलिंग इफेक्ट होता है इसके अंदर। और किस किस इफेक्ट को लेके होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को लेके भी होता है। तो ये काफी तो अच्छी बात है कि डोज गलती से ज़्यादा भी चलेगी तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो नहीं होगा कम से कम। इसके अंदर आपको नाम कौन कौन से याद रखने हैं, पेंटाडोसिन याद रखना है, नेल्बुफिन, नेलोरफिन, पेंटाडोसिन याद रखो, नेल्बुफिन याद रखो, बिटरफिनोल याद रखो। ठीक है, और उसके अलावा बुप्रेनोर्फिन भी याद रखेंगे। के बाद में एक आता है प्योर एंटागोनिस्ट। प्योर एंटागोनिस्ट में क्या होता है कि ये ओपियोइड से उल्टा काम करते हैं। तो आप बोल सकते हैं जैसे एज ए रिवर्सल बोल सकते हो ओपियोइड्स का। कौन कौन से, नैलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन, नैल्मीफेन। इन तीनों की खास बात एक बता देता हूँ इन आपको। पहली बात तो ये रिवर्स करते हैं ओपियोइड्स के इफेक्ट्स को। तो ओपियोइड्स की वजह से अगर आपको कोई भी टॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है, अगर कुछ भी टॉक्सिसिटी हुई जैसे कि वुडन चेस्ट सिंड्रोम हो गया, वो देखने को मिल रहा है, तो उसको रिलीव करने के लिए आप नैलोक्सोन दे सकते हो। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है ओपियोइड्स की वजह से, तो आप नैलोक्सोन दे सकते हो। ऐसे कर करके ओपियोइड्स की वजह से जो भी नुकसान हो रहा था उसको वापस करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो आप प्योर एंटागोनिस्ट ड्रग्स का यूज़ कर सकते हो। ये दोनों जो हैं वो मोस्ट कॉमनली ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में आते हैं। स्लो इसका रिजल्ट आता है, नैलोक्सोन आईवी फॉर्म में होता है मोस्ट कॉमनली। इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, अल्ट्रा फास्ट होते हैं। तो अगर कोई इमरजेंसी है तो आप किसको यूज़ करेंगे, आप नैलोक्सोन को यूज़ करेंगे आईवी फॉर्म के फॉर्म में। अल्टीमेट सोल्यूशन होता है ये इसका। तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको सारा बता दिया। डोज मेन किसकी याद रखनी है आपको, एक तो फेंटानिल की 1 to 2 माइक्स पर केजी होती है उसकी। ठीक है, और इसके अंदर आपको याद रखना है पेंटाडोसिन और बुप्रेनोर्फिन की डोज कितनी है, जिसके आगे वो कैसे काम करेंगे, एंटागोनिस्ट का काम करेंगे। फॉर पेंटाडोसिन इज 60 mg, बुप्रेनोर्फिन के लिए कितना है, 1.2 mg। इससे कम दोगे तो एज ए ओपियोइड्स काम करेंगे, इससे ज़्यादा दोगे तो एंटी ओपियोइड। ठीक है, तो डोज याद रखनी है, 60 mg फॉर पेंटाडोसिन एंड 1.2 mg फॉर बुप्रेनोर्फिन स्टार है। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कोई काम का नहीं है। सीलिंग इफेक्ट पूछ सकता है किस में देखने को मिलता है, तो वो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में देखने को मिलता है। इसके अलावा मेनली कहाँ पे काम करते हैं ये ओपियोइड्स, म्यू रिसेप्टर पे काम करते हैं, हमको पता होना चाहिए। सीलिंग इफेक्ट मेनली सीलिंग इफेक्ट किसके लिए देखा जाता है, एनाल्जेसिया और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में देखा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक हद तक ये एनाल्जेसिक की तरह काम करेगा, एक हद तक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का खतरा बना रहता है, उसके बाद वो नहीं करता। सीलिंग इफेक्ट कहा गया, इसका मतलब क्या है, सीलिंग इफेक्ट यानी कि छत तक पहुंच चुका है, छत के ऊपर अब नहीं जा सकते इसके आगे। नेक्स्ट इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है,
कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, ये भी क्या करता है, एनेस्थेटिक एजेंट्स की तरह बीपी कम करवाता है। ठीक है, हार्ट रेट बाकियों की तरह ये भी कम करवाता है। पल्मोनरी ब्लड को शिफ्ट कर देता है सिस्टमिक इसलिए, इसके लिए क्या बोलते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है या फिर पल्मोनरी इडेमा है तो उसको ट्रीट करने के लिए मॉर्फिन दिया जा सकता है। इसके अलावा ये तो हमने पढ़ लिया ऑलमोस्ट। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मॉर्फिन पॉइजनिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सारे क्या होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, पर्टिकुलरली फेंटानिल। कुछ कुछ क्या करते हैं, स्टमक रिलीज करके ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे मॉर्फिन होता है। ठीक है, डिलेड रिकरिंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सीएनएस पे क्या करेंगे, एनाल्जेसिया, सेडेशन, सीएमआर, सीएमओ2, आईसीबी ये सब कम कर देंगे, हमने पढ़ ली। सीटी जेड रिसेप्टर्स पे एक्टिवेट कर देते हैं, उसकी वजह से नोज़िया वोमिटिंग देखने को मिलती है। नोज़िया वोमिटिंग किस किस की वजह से देखने को मिली हमको अभी तक, इनहेलेशन एजेंट्स के अंदर ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, इंट्रावेनस एजेंट्स के अंदर टोमेलेट के लिए मोस्ट कॉमन है। उसके बाद में हम आ चुके हैं ओपियोइड्स के अंदर, तो ओपियोइड्स मोस्ट कॉमनली सारे नोज़िया वोमिटिंग करवाते हैं। कन्वल्सन्स अगर टॉक्सिसिटी होगी तो, इंडक्शन एजेंट्स में कौन करवाता है कन्वर्जेंस, प्रोपोफॉल करवाता है, सॉरी प्रोपोफॉल, इनहेलेशन एजेंट्स की याद करने की हमको, सीओ करवाता है। ठीक है, कन्वर्जेंस कौन करवाता है, सीओ, सीओ या फिर ओपियोइड्स बोल सकते हो आप साथ में, अगर इन्होंने टॉक्सिसिटी करवा दी तो। मस्कुलर रिजिडिटी करवा देते हैं, मसल टोन बढ़ा देंगे, मोस्ट कॉमनली अल्फेंटामिल मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक करने के लिए आप नैलोक्सोन दे सकते हो, या फिर और साथ में मसल ध्यान दे सकते हो, मसल रिलैक्स करने के लिए। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, और प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन को ये बढ़ाता है, बाकी एफएसएच, एलएच, एसीडीएच को ये कम कर देता है। स्ट्रेस रेस्पॉन्स, जीआईटी, जीआईटी में गट की जो मोटिलिटी है उसको कम कर देता है, इसलिए क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इसके लिए पढ़ना ओपियोइड्स में मायोसिस करवाता है, मियोसिस, न्यूरोरेगुलेटर न्यूरल रिटेंशन करवाता है। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से पहले बता दिया था सब कुछ, जो भी इसके इफेक्ट्स थे। ठीक है, टॉलरेंस में मेनली किसके लिए देखा जाता है, टू ऑल एक्शंस एक्सेप्ट कॉन्स्टिपेशन एंड मियोसिस, इसके लिए आपको टॉलरेंस नहीं मिलती है, बाकी में आपको टॉलरेंस मिल जाती है। ठीक है, हाइपर एल्जेसिया क्रिएट करते हैं ना, सिक्रेशंस को बढ़ा देते हैं। मॉर्फिन की डोज याद रखनी है 0.1 से 0.2 mg पर केजी। पैथिडीन मैंने आपको बता दिया, इसका नाम नेपेरिडीन होता है, और किसके लिए बना है ये, मेनली टू एबॉलिश शिवरिंग। इसके बाद में पिट्रीमाइड, ये अकेला पैथिडीन मतलब अकेला ओपियोइड है जो कि नोज़ वोमिटिंग नहीं करवाता, अभी यूज़ नहीं करते पर इसको। फेंटानिल मोस्ट कार्डियो स्टेबल होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओपियोइड होता है, प्रोपीवैक्यूम के साथ में पेनलेस लेबर में यूज़ किया जाता है, एपिड्यूरल में 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है देन मॉर्फिन। हाई लिपिड सोल्युबिलिटी विच क्या होता है, इट हैज रैपिड ऑनसेट 2 to 5 minutes एंड रैपिड रिकवरी 1 to 2 hours तक, किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, आईवी, आईएम, ओरल, एपिड्यूरल रूट, इंट्राथिकल रूट, मोस्ट कार्डियो स्टेबल ऑपरेट। अल्फेंटानिल मैक्सिमम क्या करवाता है ये, हाई इंसिडेंस ऑफ मसल डिजीज को यूज़ नहीं करते हैं। सुपेंटानिल 500 टाइम्स पोटेंट होता है मॉर्फिन से, मैक्सिमल इनिबिट करता है रिफ्लेक्सेस को, इसलिए एजेंट ऑफ चॉइस है, इनिबिटिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू लेरिंगोस्कोपी एंड इंटुबेशन में आपको बता चुका हूँ। सबसे फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है रेमिपेंटानिल का, 5 to 10 मिनट्स में इसका असर खत्म हो जाता है, इसलिए डे केयर सर्जरी में इसको एजेंट ऑफ चॉइस माना गया है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ट्रामाडोल सिंथेटिक डेरिवेटिव है किसका, कोडीन का। एक इसकी बात याद रखनी है कि इसको सिर्फ और सिर्फ क्रोनिक पेन में यूज़ करना है, एक्यूट और मॉडरेट जो पेन होते हैं उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ये नोज़िया वोमिटिंग करवाता है, सीजर्स भी क्रिएट कर सकता है ये। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसके पास में। कोडीन यूज़ किया जाता था पहले कफ को सप्रेस करने के लिए, हीरोइन हैज द हाईएस्ट एडिक्शन पोटेंशियल, मैं आपको बता चुका हूँ, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ड्रग्स, पेंटाडोसिन हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, मैंने आपको बताया था, और इसकी जो डोज होती है वो कितनी होती है,
60 mg, इसको बोलते हैं सीलिंग डोज। ठीक है। 1/3 पोटेंट है फॉर मॉर्फिन, टैकीकार्डिया करवाता है, मैंने आपको बता दिया। बुप्रेनॉर्फिन 25 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, लॉन्ग एक्टिंग 10 घंटे तक रहता है, सीलिंग इफेक्ट इसका है 1.2 mg। लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है इसके पास में। लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी किस किसके पास थी? बुप्रेनॉर्फिन, ट्रामाडोल और एक मिथॉक्सोलिन के पास भी होती है, और एक पैथिडीन के पास भी होती है। पैथिडीन, बुप्रेनॉर्फिन, ट्रामाडोल और मिथॉक्सोलिन के पास, चारों के पास क्या लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है खुद की प्रॉपर्टी के अलावा। बिटरफेनोल टैकीकार्डिया करवाता है पर कम करवाता है एज कम्पेयर टू पेंटाडोसिन। नैल्ब्रोफिन हमने पढ़ लिया, डेरोजिन हमने पढ़ लिया। नैलेक्सोन इंपॉर्टेंट है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चालू करवाता है, हार्ट रेट बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, 30 से 60 मिनट तक इसका असर रहता है। तो इसके बाद का अगर कोई मतलब ज़्यादा एक्टिंग, मतलब कोई भी ओपियोइड जो ज़्यादा देर तक एक्टिंग रहता है, मतलब 1-2 घंटे से ज़्यादा, तो उसके अंदर इसका असर सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा, क्योंकि 1 घंटे तक ये असरदार रहता है। सिस्टमिक इफेक्ट्स हमने देख ली, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है, हाइपरटेंशन टैकीकार्डिया करवाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करता है ये? स्पेसिफिक एनालिप्टिक इफेक्ट, नॉन स्पेसिफिक एनालिप्टिक इफेक्ट, सब कुछ क्या करेगा ये? बढ़ा देगा, CMR CM ऑटो वगैरह रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा, क्योंकि सिंपैथेटिक चालू करवा रहा है ये। कॉन्ट्राइंडिकेशन, मायोकार्डियल स्टिम हमें नहीं देना। हार्ट के पास पहले से क्या है? इस्कीमिया हो रखा है, बट पहले से ऑक्सीजन की कमी है, टिश्यू डैमेज हो रखे हैं, और आप इसको सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दोगे तो हार्ट फेल हो जाएगा आगे जाके। थियोग्राम हार्ट हमें नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर पहले से भी प्रॉपर्टी है, तो अब और नहीं बढ़ा सकते। अदर यूजेस ऑफ नैलोक्सोन, ओपियोइड डिपेंडेंस के पता लगाने के लिए, न्यूनेटल एस्फिक्सिया को ट्रीट करने के लिए, शॉक की कंडीशन में भी क्या होता है, यूज़ कर सकते हैं इसको। द रोल ऑफ naloxone इन शॉक एंड अदर कंडीशन लाइक एंजाइटी, अभी इसको यूज़ नहीं करते, इसको नहीं देखना। नैलोक्सोन तो IV हो गया। नैल्ट्रेक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन 8 से 10 घंटे तक इसका असर रहता है। नैलोक्सोन का कितना हो रहा था? एक मतलब 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक। इसके अलावा मिथाइल नैल्ट्रेक्सोन, अल्वीमोपेन और नैलक्सोगेल, ये तो अभी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बनाने देखना है इनको। एंडोजिनस ओपियोइड्स क्या होते हैं? जो हमारी खुद की बॉडी के अंदर बनते हैं, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, हमारी बॉडी खुद से ओपियोइड्स बनाने लगती है, इसको बोलते हैं एंडोजिनस ओपियोइड्स। क्या क्या आते हैं इनके अंदर? एंडोर्फिन और एनकेफेलिन्स आते हैं। कहाँ पे काम करते हैं? नोरेपेनेफ्रिन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं ये। उसके बाद में लास्ट ड्रग जो हमको इस चैप्टर का पढ़ना है, वो है हमारा अल्फा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। इसके अंदर क्या क्या आता है? डेक्समेटाबेडिन आता है और क्लोरिडीन आता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इनके पास में? वैसे अगर देखा जाए अल्फा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में, इनका मेन काम तो क्या होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना होना चाहिए। ठीक है, पर ये काम क्या कर रहे हैं? फिडिएट करवा रहे हैं पेशेंट को, एंग्जोलाइसिस करवा रहे हैं, हिप्नोसिस करवा रहे हैं, सिंपैथोलाइसिस करवा रहे हैं, माइल्ड एनाल्जेसिया ठीक है करवा रहे हैं, सिंपैथोला ठीक है, ये हमने देख लिया। सिंपैथोलाइसिस करवा रहे हैं, जबकि ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स हैं, यानी कि खुद का काम भूल चुके हैं ये दोनों। क्या करते हैं ये? हाइपोटेंशन क्रिएट कर देंगे, ब्रेडिकार्डिया करवा देंगे। जबकि नॉर्मली क्या होता है? अल्फा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का काम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना होता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ेगी, पर ये उल्टा काम करवाते हैं। ये एनेस्थीसिया में आ गए हैं दोनों। कौन कौन है इसमें? डेक्समेटाबेडिन। इसके फीचर्स देख लेते हैं। एंक्सोलाइटिक प्रॉपर्टी है, सिडेटिव प्रॉपर्टी है, मैक को ही क्या कर देता है? कम कर देता है। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी इसके पास में है। कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्स को भी कम कर देता है लारिंगोस्कोपी के लिए, और सिडेशन के लिए यूज़ करते हैं ICU में। और ड्राई माउथ प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, हिप्नोटिक एजेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि क्या करता है कि हाइपोटेंशन करवाता है। ठीक है। क्लोरीन का हाइपोटेंशन करवाता है, तो देख के यूज़ करना चाहिए कार्डियक पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट, डेक्समेटाबेडिन का जो रिवर्सल है वो है एटीपेमाजोल, एटीपेमाजोल, एटीपामेजोल करके। इसके बाद में एक चीज़ और याद रखनी है कि इसको 24 घंटे से ज़्यादा इन्फ्यूजन में यूज़ नहीं करना। ठीक है, FDA ने लिमिट इसकी दी है 24 घंटे। इसके बाद में दो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स और बचते हैं। पहला है हमारा ड्रोपेरिडोल, दूसरा बोलते हैं न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया, तीसरा बोलते हैं न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया। कुछ नहीं, इसमें ध्यान रखना है कि न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिया होता है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है ड्रोपेरिडोल प्लस फेंटानिल का। ठीक है, क्या रेशियो होता है इनका? 50:1, ये याद रखना है।
न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया में क्या होता है, ये सेम कॉम्बिनेशन होता है बट इसमें नाइट्रस ऑक्साइड और जो जोड़ दी जाती है, उसको न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया बोला जाता है। अब इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि ड्रोपेरिडोल मार्केट से ऑब्सोलेट हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन एंड फेटल एरिथमियाज, ड्रोपेरिडोल की वजह से, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स वार्निंग दे दी गई है एफडीए के थ्रू। उसके बाद में ये टेबल है, ये आप टेबल देख लेना। चलो मैं बता ही देता हूँ एक बार। थायपेंटोन रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाता है। देखा जाए तो एनेस्थेटिक एजेंट्स जितने भी हैं, इंडक्शन एजेंट हो गए, ओपियोइड्स हो गए, मसल रिलैक्सेंट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट एजेंट्स हो गए, सभी के सभी क्या करते हैं, सब कुछ डिप्रेस ही करवाते हैं। पर हर क्लास में कोई ना कोई एक्सेप्शन है जो कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवा के सब कुछ उल्टा कर दे रहा है। मेनली काम क्या होता है इनका, हार्ट रेट डिक्रीज करने का होता है एनेस्थेटिक एजेंट्स का। मैप भी डिक्रीज ही करना होता है। सीएमओ2 भी क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है इंडक्शन एजेंट्स और ओपियोइड्स को। सीबीएफ भी कम करना होता है, आईसीटी भी कम करना होता है, आईओपी भी कम करना होता है, वेंटिलेशन भी कम करना होता है। अब एक एक एक्सेप्शन इसमें निकलेगा, वो क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। थायपेंटोन करवा रहा है फ्लेक्स टैकीकार्डिया, मिथाजोल क्या करवा टैकीकार्डिया, कीटामिन क्या करा टैकीकार्डिया, प्रोपोफोल नहीं करवाता है, फिटोमिडेट नहीं करवाता है, ठीक है। कीटामिन और थायपेंटोन दोनों क्या कराते हैं, टैकीकार्डिया करवाते हैं। मैप डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, सिर्फ एक कीटामिन में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन चालू हो रहे हैं। प्रोपोफोल डिक्रीज डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद में सीएमओ2 डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ये अकेला बढ़ा रहा है क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, इसमें भी देखो अकेला बढ़ा रहा है, इसमें भी अकेला बढ़ा रहा है क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन थे। उसके बाद में ब्रोंको स्टिमुलेशन पे देख लेते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, ब्रोंको डायलेशन। कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों करवा रहा है, क्योंकि कीटा ये थायपेंटोन क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करवाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मिथाजोल भी हिस्टामिन रिलीज करवाता है, पर एज कम्पेयर टू थायपेंटोन ये कम करवाता है, इसलिए सिर्फ प्लस का निशान है, यहाँ पे क्या है, डबल प्लस का निशान है। प्रोपोफोल, सॉरी कीटामिन देखते हैं इसके बाद में, कीटामिन है ना, हाँ कीटामिन। कीटामिन क्या होता है, पोटेंट ब्रोंको डायलेटर होता है। रिफ्रैक्टरी अस्थमैटिक्स पेशेंट में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर इसको अस्थमा के पेशेंट में इंडक्शन एजेंट की तरह यूज़ नहीं करना, क्योंकि क्या करता है, सिक्रेशंस को बढ़ाता है, ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रेशन, उसकी वजह से क्या होता है, लेरिंगोस्पाज्म हो सकता है पेशेंट को। डायलिटेशन प्रोपोजल करवाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, एजेंट ऑफ चॉइस में यूज़ करते हैं अस्थमा में। ओपियोइड्स देख लेते हैं, ये भी क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सारे डिक्रीज ही करवाते हैं, डिक्रीज डिक्रीज। इसका मैंने आपको बताया था, पैथिडीन, पेंटाडोसिन, बुप्रेनोर्फिन, और एक मैंने ट्रामाडोल बोला था आपको। बुप्रेनोर्फिन इसमें है नहीं, और एक वो भी नहीं है ना इसके अंदर, नैलेक्सोन, वो भी इंक्रीज करवाता है। तो ये पैथिडीन, पेंटाडोसिन, नैलेक्सोन और बुप्रेनोर्फिन, ये सब क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, बाकी सब क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ध्यान क्या रखना है इसके अंदर और हमको, बस इसमें तो इतना ही काम का है। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। थायपेंटोन के पास एंटानाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, इंडक्शन इसमें स्मूथ होता है। किसमें स्मूथ नहीं होता है, कीटामिन में स्मूथ इंडक्शन नहीं होता क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाता है, ये बात याद रखनी है। सबके पास स्मूथ इंडक्शन है, सिर्फ कीटामिन के पास नहीं है। स्मूथ 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 स्मूथ, ठीक है। किसी भी इंडक्शन एजेंट के पास में ना तो मसलाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, ना एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी होती है। कीटामिन के पास क्या है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है बस एक, ठीक है। ये हमको याद रखनी है, अकेला कीटामिन के पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी बाकी कुछ भी नहीं है किसी के पास। सबके सब सिर्फ इंडक्शन का काम करवाने आए हैं बाकी। न्यूरोलेप्ट एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया सॉरी, ड्रोपेडोल और फेंटानिल, फेंटानिल की वजह से इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी आ गई है। ओपियोइड्स में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ऑब्वियसली ओपियोइड्स किस लिए दे रहे हैं, एनाल्जेसिस के लिए दे रहे हैं। बस ये हो गया, यहीं पे था। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी डेक्समेड के पास भी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम मसल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं अभी।